हेलो एवरीवन। तो आज से हम शुरू करेंगे हमारी क्लास 11th की ज्योग्राफी, जिसमें हम हमारी जो फर्स्ट वाली बुक है उसका चैप्टर 1 करने वाले हैं, जो कि है हमारा ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें कंटेंट आपको बहुत सारा थ्योरी भर भर के मिली हुई है। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे, ब्रेक करके, कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमारी बुक का क्या नाम है? फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, और ये वाला जो कंटेंट है ये आपका पूरा एनसीईआरटी पे आधारित है। ठीक है, तो इसमें आपका सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई, एमपी, यूपी, बिहार, जैक, यूके, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो आपका, उसके लिए आपका ये वीडियो मोर देन इनफ होगा। ठीक है, काफी ज्यादा सफिशियंट होगा। चलिए, तो अगर आपके इसको फ्री नोट्स चाहिए, ये आपकी जो स्लाइड है, ये पीपीटी है, ये भी आपके इस वाले ग्रुप के ऊपर अपलोड हो जाएगी, तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो और चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको हमारी क्लासेस के अपडेट्स मिलेंगे। ठीक है, और जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे उसके लिंक भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, ताकि आपको कहीं खोजने की जरूरत ना पड़े। चलिए, तो अब हम ये जब चैप्टर शुरू करेंगे तो हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम कवर करेंगे वो होगा हमारा मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, कि मतलब जो ज्योग्राफी हमारा सब्जेक्ट है, अब तक आप 10th में उसको कैसे सोशल साइंस का एक सब सब्जेक्ट पढ़ के रूप में आ रहे थे, पढ़ते हुए आ रहे थे। तो अब हम ये अलग से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसके डिटेल में हमको जानना जरूरी है कि ये ओरिजिनेट कैसे हुआ, इसका मतलब क्या क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि हमको ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन और नेचर के बीच के रिलेशनशिप को। ठीक है, कि ह्यूमन और उसका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, उसके बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, कि मतलब इंटीग्रेटिंग का क्या मतलब होता है, कि ये और सब्जेक्ट्स को अपने अंदर कैसे लेके आ रहा है, कैसे इंटीग्रेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि 3 क्वेश्चंस जो एक ज्योग्राफी स्टूडेंट के लिए या किसी भी ज्योग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो 3 क्वेश्चन क्या है जिनके बेसिस पे आपका ज्योग्राफी का आधार है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, फिर ग्लोबल विलेज के बारे में हम जानेंगे। फिर हम ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसमें हम सिस्टमैटिक अप्रोच से भी ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम रीजनल अप्रोच से भी पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और लास्ट में हम इसका इसी वीडियो के अंदर रिवीजन भी कर लेंगे, और जो आपके इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं उनको भी समझ लेंगे कि एक एक लाइन में कि क्या उनका मतलब होता है। ठीक है, चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन से, जो कि है मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ ज्योग्राफी। तो देखिए, जो ज्योग्राफी टर्म है, ठीक है, सबसे पहले हम इसके टर्म के ऊपर चलते हैं कि ये वर्ड कॉइन कैसे हुआ। तो दिस टर्म ज्योग्राफी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय इराटोस्थेनीज, who lived between 276 to 194 बिफोर क्राइस्ट एरा। ठीक है, तो ये जो वर्ड है इट कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। अब ये दो वर्ड से बना हुआ है। देखिए, सबसे पहला क्या है हमारा? जियो। ठीक है, जियो का क्या मतलब होता है? इट मींस अर्थ। एंड देन यू हैव ग्राफोस। तो ग्राफोस का क्या मतलब होता है? डिस्क्रिप्शन। तो अब देखो, अर्थ और डिस्क्रिप्शन इन दोनों से ये मिलकर बना हुआ है, तो इसका क्या मतलब हो गया? सिंपली डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ज्योग्राफी का क्या मतलब हो गया? ज्योग्राफी सिंपली मींस डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमारे प्लैनेट का डिस्क्रिप्शन हम करते हैं इसके अंदर। तो अब देखो, अब हम क्या समझेंगे? देन इट सेज कि ज्योग्राफी, योर अर्थ हैज ऑलवेज बीन seen as the abode of human beings, because एवर सिंस टाइम ह्यूमन कहाँ पे रहे? हमारे धरती के ऊपर रहे, अर्थ के ऊपर रहे। तो स्कॉलर्स डिफाइंड ज्योग्राफी एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। कि मतलब स्कॉलर्स ने क्या बोला? वो एक स्टेप और आगे चले गए और उन्होंने बोला कि हम ज्योग्राफी को कैसे समझते हैं? वी स्टडी इट एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। की मतलब अर्थ का डिस्क्रिप्शन तो है ही, विच इज द अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग, जो कि ह्यूमन बींग्स का क्या है? घर है। ठीक है, समझ गए? तो देखो, ज्योग्राफी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेस इन इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड मेथोडोलॉजी। कि मतलब सब्जेक्ट मैटर और मेथोडोलॉजी जो है हमारी ज्योग्राफी की, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेस, येट इट इज क्लोजली रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन्स। इसके बावजूद भी ये क्या है? दूसरे डिसिप्लिन से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, जिसके बारे में हम अंदर जाके मतलब डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी स्टडी अबाउट हाउ ज्योग्राफी इज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। तो इट डिराइव्स इट डेटा बेस फ्रॉम ऑल नेचुरल एंड सोशल साइंसेस। तो ये बहुत ही खूबी, बहुत ही खासियत हो जाती है ज्योग्राफी की, बहुत खूबी है इसकी, कि इसका जो डेटाबेस है और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन हम लेके आ रहे हैं, इसका जो पढ़ने का तरीका है, वो सारा हमारा कहाँ से आता है? सारे नेचुरल और सोशल साइंसेस से थोड़ा थोड़ा हम इसमें लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम व्हाट इज ज्योग्राफी अगर हमको डिफाइन करना हो तो व्हाट विल से कि ज्योग्राफी इज द योर स्टडी ऑफ अर्थ एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। कि इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हम फिजिकल एनवायरनमेंट को भी पढ़ते हैं और हम क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन की एक्टिविटीज को भी पढ़ते हैं। ठीक है, कि मतलब कैसे ह्यूमन एक्टिविटी और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशन है, और
क्या है इसमें, पहला पॉइंट क्या है इसका कि वी स्टडी द अर्थ सरफेस, जिसमें हम अर्थ की सरफेस के बारे में पढ़ते हैं, और देन यू स्टडी अबाउट ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, जिसमें हम ह्यूमन और नेचर के बीच के इंटरेक्शन को पढ़ते हैं। चलो, तो अब ज्योग्राफी की फेमस डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं हम। ये आपके चैप्टर में काफी बाद में दी गई है, लेकिन हम शुरू में ही पढ़ लेंगे बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये डेफिनेशन आप किताब में अपने आंसर शीट में लिखोगे तो अच्छा रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, दैट यू हैव स्टडीड द चैप्टर। तो ज्योग्राफी इज द तो रिचर्ड हार्टशॉन की डेफिनेशन सबसे पहले है, जिसमें वो क्या कहते हैं कि ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ सरफेस। कि मतलब ज्योग्राफी क्या है, इट इज रिलेटेड टू, इट इज कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन, कि अर्थ का डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन, कि मतलब अर्थ के जो सरफेस है उसके ऊपर कैसा डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, उसके एक्सप्लेनेशन से ये हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड है। देन वी हैव हेटनर का डेफिनेशन। वो क्या कहते हैं, ही सेज कि ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेस ऑफ द फिनोमेना यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस। कि मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर आप देखोगे अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के फिनोमेना देखने को मिलते हैं। तो वो डिफरेंसेस जो हैं फिनोमेना के बीच में, वो डिफरेंसेस किस में पढ़े जाते हैं, वो कहते हैं कि ये डिफरेंसेस हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। देन यू हैव इराटोस्थेनीज का डेफिनेशन, जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हो। उन्होंने क्या बोला कि ज्योग्राफी डिराइव्स फ्रॉम, ज्योग्राफी का क्या है, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ सिंपली, ठीक है। तो ये वाली डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये तीन आपको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन वी स्टडी अर्थ एज द होम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब देखो, अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म, सिंपल सी बात है, आप सब जानते हो कि अर्थ की सरफेस, आप ऐसा तो नहीं है कि हर जगह जो लैंडस्केप है हमारा वो एक जैसा है, नहीं है ना, हर जगह आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो इसमें पहले आ जाते हैं हमारे फिजिकल फीचर्स। ये फिजिकल फीचर्स क्या है, जैसे माउंटेन्स हो गया आपका, हिल्स हो गया, वैलीज हो गई, ठीक है, प्लेन्स हो गया, प्लेटूज, ओशंस, लेक, डेजर्ट, विल्डरनेस, ये सारे क्या है, ये आपके फिजिकल फीचर है। लेकिन मैन मेड फीचर क्या होते हैं, ये घर, ये स्टूडियो जहां पे मैं खड़ा हूं, ये क्या है, ये एक मैन मेड फीचर है ना, क्योंकि लैंड था, फिजिकल फीचर था हमारा, उसके ऊपर मैंने, हमारे कंपनी ने कुछ एक्टिविटी की और क्या किया, इसको एक मैन मेड फीचर बना दिया, इसको स्टूडियो में तब्दील कर दिया। देन यू हैव विलेजेस, सिटीज, रोड्स, जितने भी सड़कें हैं ये भी मैन मेड फीचर है आपका, रेलवेज हो गया, पोर्ट्स हो गए, मार्केट्स, तो ये सारे क्या है, मैन मेड फीचर्स हो गए, ठीक है। ये समझ गए आप, तो वेरिएशन इसमें कैसे आता है और दो टाइप के फीचर्स। देन वी स्टडी दैट दीज वेरिएशन प्रोवाइड अ क्लू टू द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड सोसाइटल एंड योर सोशल एनवायरनमेंट। कि मतलब ये वेरिएशन क्या बताते हैं, दे प्रोवाइड अ क्लू, किसके बीच का क्लू, कि जो आपका फिजिकल एनवायरनमेंट है और जो आपका कल्चरल एनवायरनमेंट है उनके बीच में क्या रिलेशन है। अब देखेंगे कि ये कैसे रिलेशन को समझाने में मदद करते हैं हमारे। तो फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स द स्टेज। अब देखो, आप इमेजिन करो एक थिएटर है, ठीक है, थिएटर में कलाकार क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिस्ट, चाहे वो डिफरेंट डिसिप्लिन से कंसर्न्ड हो, वो आके क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। एक स्टेज है, ठीक है, उस पे अलग अलग आदमी आके क्या कर रहा है, डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करता है ना। मान लो कभी उस स्टेज के ऊपर कोई सिंगिंग शो हो रहा है, कभी उस स्टेज के ऊपर क्या हो रहा है, कोई डांस हो रहा है, ठीक है। तो आप देखते हो कि ये स्टेज क्या है, एक सरफेस प्रोवाइड कर दे रहा है आपको, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंट ह्यूमन है वो आके क्या कर रहा है, उसके ऊपर उसके पास जो स्किल है उसको डिस्प्ले कर देता है। तो हमारा जो ज्योग्राफी है इट कंसर्न्स विद ओनली दैट, कि आपका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसने आपको स्टेज तो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन उस ह्यूमन की क्या कैपेसिटी है कि वो उसके ऊपर अपनी जो उसकी क्रिएटिव स्किल है उसके हिसाब से कुछ भी बना दे, ठीक है। अब मान लो कोई इंजीनियर है तो वो क्या करेगा, उस लैंड के ऊपर क्या करेगा, रोड बना देगा, है ना। अब मान लो कोई ओशन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस कम्युनिटी की जो कैपेसिटी थी वो यही थी कि ये एक छोटी सी बोट बना दे और उससे क्या करे, फिशिंग करे। लेकिन हो सकता है किसी की कैपेसिटी ये होगी कि वो इस ओशन के अंदर क्या करे, बहुत बड़े बड़े जहाज चला दे जो क्या करेंगे, अंदर जाके पेट्रोलियम निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपली हम क्या समझेंगे कि फिजिकल एनवायरनमेंट सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बट ह्यूमन की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके ऊपर क्या एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी सिंपली स्टडीज बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमेना ऑन द अर्थ सरफेस। कि ज्योग्राफी के अंदर हम सिंपली क्या पढ़ते हैं कि ये फिजिकल और ह्यूमन फिनोमेना अर्थ की सरफेस पे जो हो रहा है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। समझ गए ये वाली चीज। अब हम चलते हैं हम अपने सेक्शन 2 के ऊपर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमें ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत क्या है। तो देखो, वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सिंपल सी बात है, जब हम कहीं पे रहेंगे तो हमारी लाइफ हमारे सराउंडिंग से काफी ज्यादा क्या होगी, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा ना, अफेक्ट करेगा हमारा सराउंडिंग। अब आप किसी हिल पे रहोगे तो आप मान लो आप हिमालयाज में रह रहे हो, तो क्या आप ऐसा
अपना लाइफस्टाइल इमेजिन कर सकते हो कि मान लो आप शॉर्ट्स में घूम रहे हो या फिर आप टी शर्ट में घूम रहे हो? नहीं कर सकते ना, बिकॉज आपका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगा। आपको जरूरत पड़ेगी कि आप फुल कपड़े पहनो, वुलन कपड़े पहनो, ठीक है? तो हमारी जो लाइफ होती है वो हमारे सराउंडिंग से बहुत ज्यादा क्या होती है, उसके ऊपर निर्भर करती है। वी डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज टू सस्टेन आवरसेल्व्स। हमको अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या किसकी जरूरत होती है? नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत होती है। वो नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हो गए? हमें लैंड की जरूरत पड़ेगी, सॉइल की जरूरत होगी, वाटर की जरूरत होगी। आप इमेजिन कर सकते हो कि मान लो कोई वाटर डिप्राइव्ड एरिया है बहुत ज्यादा, वहां पे लाइफ थ्राइव करेगी? नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे आपके पास जो आपको लाइफ को सस्टेन करने के लिए एक बेसिक नेचुरल रिसोर्स चाहिए था वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो ज्योग्राफी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवर रिलेशनशिप विद नेचर। तो हमारा रिलेशनशिप समझ में आ गया ना, कैसा रिलेशन है? वी टेक फ्रॉम अर्थ एंड वी यूज दैट रिसोर्स टू मेक आवर लाइव्स बेटर, ठीक है, और टू मेक आवर लाइव्स पॉसिबल। तो इट इक्विप्स अस टू अप्रिशिएट डाइवर्सिटी। तो ज्योग्राफी क्यों जरूरी हो जाती है? क्योंकि जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तभी हमको पता चलता है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो डाइवर्सिटी हमें ऑन द फेस ऑफ अर्थ देखने को मिल रही है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसको हम अप्रिशिएट तभी कर पाते हैं। एंड टू इन्वेस्टिगेट द कॉजेज ऑफ वेरिएशन ओवर टाइम एंड स्पेस। तो हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तभी हम ये जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर, उसको भी समझेंगे कि उसके पीछे क्या रीजन था, ठीक है? कि क्यों किसी जगह पे आपको पहाड़ देखने को मिल रहा है लेकिन क्यों किसी जगह पे आपको प्लेन्स देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा अब देखो हम ये भी समझेंगे कि क्यों कोई जो आपका रिलीफ फीचर है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रहा है। ये सारी चीजें हम कहां पढ़ते हैं? हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा क्यों जरूरी है ज्योग्राफी? बिकॉज इट हेल्प्स अस टू डेवलप स्किल्स टू अंडरस्टैंड द ग्लोब कन्वर्टेड इनटू मैप। कि मतलब जो हमारा ग्लोब है, आप देखते होगे, आप हमेशा मैप्स का यूज करते हो ना, क्लासरूम में भी यूज करोगे, आप गूगल मैप्स का भी यूज करोगे, तो हम देखते हैं कि अर्थ जो है हमारा कैसा है? स्फेरिकल शेप में है। कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, इसको जियोइड शेप बोला जाता है बेसिकली। तो उसको जब हम 2D फिगर में, जब हम मैप में बदल देते हैं, तो वो कैसे बदलें उसको, उसके बारे में भी वो टेक्निकल स्किल्स आपको जानना जरूरी है। वो स्किल्स कब जानोगे आप? जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, ठीक है? इसके अलावा जो मॉडर्न टूल्स हैं जैसे कि GIS हो गया एंड कंप्यूटर कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होती है? इट इज द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप, आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। तो ये स्किल्स आप कब डेवलप कर पाओगे? ये स्किल्स आप तभी डेवलप कर पाओगे जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स टू कंट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट। क्योंकि आप GIS वगैरह की मदद से ही क्या करते हो? अर्थ की सरफेस को, ये देखो ये सैटेलाइट है आपका, ये सैटेलाइट क्या करेगा? सैटेलाइट क्यों भेजी जाती है? ताकि वो हमें इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट करके दे सके, है ना? तो ये सैटेलाइट क्या करेगा? हमारा फिजिकल फीचर्स का, जितना भी हमारे फीचर्स है उसका डेटा कलेक्ट करके देगा। तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा? आप ये सब चीजें कब कर पाओगे? व्हेन यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज इंपॉर्टेंट स्किल्स। इसी वजह से आपके लिए ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देन वी स्टडी अबाउट द ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन नेचर देन एंड नाउ। कि मतलब ह्यूमन पास्ट में कैसे नेचर के ऊपर डिपेंडेंट था और अभी कैसे नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम पहले बात करते हैं अर्ली या प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज की, ठीक है? जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनकी बात करते हैं हम। तो दे फुल्ली डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड। कि मतलब वो कैसे थे? अपने फूड के लिए, अपने लाइफ के लिए, किसके लिए, किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? कंप्लीटली डिपेंडेंट थे नेचर के ऊपर। तो वो कैसे करते थे? प्लांट्स और एनिमल्स से, प्लांट्स को वो गैदर करते थे, एनिमल्स को वो किल करते थे, हंट करते थे, ठीक है? तो इसी को क्या बोला जाता था? नेचुरल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, ठीक है? ये टर्म याद कर लेना, इसलिए मैंने इसको रेड में लिखा हुआ है, ठीक है? तो हम क्या देखते हैं कि जो अर्ली आपकी सोसाइटी थी, ह्यूमन सोसाइटी, इस वाली इमेज में देखो, उसका लाइफ आप देखोगे ना, कैसे वो कंप्लीटली, यहाँ पे आपको कोई सोशल या कल्चरल फीचर देखने को मिल रहा है? कोई मैन मेड फीचर देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा। जितना भी आपका एंशिएंट ह्यूमन है, ठीक है, वो सारा क्या कर रहा है? वो हंट कर रहा है, वो कहीं पे गैदर कर रहा है चीजों को, इस तरह से वो अपना गुजर बसर कर रहा था। लेकिन जब हम मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी की बात करते हैं, तो अब देखो मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी ने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया, ठीक है, और एग्रीकल्चर भी सीखा हमने, टू प्रोड्यूस फूड यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो एग्रीकल्चर सीख के हमने क्या किया? हमने जो हमारे पास अवेलेबल नेचुरल रिसोर्स था उसके ऊपर अपने लिए खाना उगाना शुरू कर दिया। एक्सपैंडेड होराइजन ऑफ ऑपरेशंस बाय यूजिंग रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर। तो हमने क्या किया? हमारा जो होराइजन ऑफ ऑपरेशन था उसको कैसे बढ़ा दिया? तब बढ़ाया हमने जब हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना सीखा। ओवर टाइम ह्यूमन एडजस्टेड फूड हैबिट्स एंड क्लोथिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब देखो धीरे धीरे हमने समय के साथ क्या सीखा? कि जो हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगी उसी के हिसाब से हमारे फूड हैबिट, हमारी क्लोथिंग सब होनी चाहिए। अब देखो जैसे अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, मई चल रहा है,
दिल्ली में, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, तो हमारा क्लोथिंग देखो, सब लोग कैसे ढीले ढीले से कपड़े पहन रहे हैं, ऐसे एयरी कपड़े पहन रहे हैं जिसके अंदर क्या हो, एयर आराम से आ जा सके। किसी को भी आप देखते हो कि इस वाले मौसम में कोई हुडी पहन के घूम रहा है, नहीं हो सकता ना, बिकॉज वैसा आपका क्लोथिंग इस वाले एनवायरनमेंट में नहीं पॉसिबल है एट प्रेजेंट। तो ह्यूमन कैसे एनवायरनमेंट में अडेप्ट करता है, वो अपना क्लोथिंग और शेल्टर को क्या करेगा, उसका जो शेल्टर होगा, उसकी क्लोथिंग होगी, वो उस वाले एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होगी। इसके अलावा उसके फूड और रिसोर्सेज वो सब क्या करेंगे, वो सब भी आपका किसके ऊपर निर्भर करता है, हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर निर्भर करता है। फिर हम क्लाइमेट इंपैक्ट देखो, हमारा जो आसपास का जो हमारा क्लाइमेट है किसी रीजन का, वो भी उसके लाइफ को अफेक्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा देखो ह्यूमन ने कैसे अडेप्ट किया एनवायरनमेंट के लिए, हमने टेक्नोलॉजी और टूल्स बनाए ताकि हम एनवायरनमेंट को समझ सके। इसके अलावा हेल्थ एंड फिजियोलॉजी, हमने क्या किया, जो हमारी लाइफ थी, जो डिजीजेस हमारी लाइफ को डेंजर में डाल देती थी, उसको हमने क्या किया, समझा, है ना, और इन्वायरमेंट को भी समझा उसके अंदर। तो हम क्या देखते हैं कि देयर इज अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर सराउंडिंग अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। तो स्पेस एंड टाइम में क्या है, देयर इज अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, मतलब लेन देन हो रहा है इन्वायरमेंट का और अर्थ के बीच में। इन्वायरमेंट हमको क्या दे रहा है, अर्थ हमें फिजिकल रिसोर्सेज दे रही है, और उससे हम क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ चेंज लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये वाली चीज समझ गए। तो वेरिएशन देखो, किन चीजों में वेरिएशन देखने को मिलता है हमको, रिसोर्सेज में, टेक्नोलॉजी में, कल्चरल डेवलपमेंट में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। ये सब वेरिएशन हमको कहाँ, ओवर स्पेस एंड टाइम देखने को मिलता है। कि मतलब कहीं पे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप कर चुकी है, लेकिन कुछ रीजन्स ऑफ द अर्थ ऐसे है जहां पे टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर पाई है ना, ये सारी चीजें हो जाती है। अब आगे चलो, तो अब हम ज्योग्राफी स्टूडेंट को क्या देखते हैं कि उसके लिए क्या जरूरी है। तो एज ए ज्योग्राफी स्टूडेंट हमें डिफरेंसेस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अक्रॉस स्पेस एंड टाइम क्या डिफरेंसेस जो हमको देखने को मिल रहे हैं इन योर फिजिकल फीचर्स, इन योर मैन मेड फीचर। अब आप जब किसी, इमेजिन करो आप किसी पहाड़ पे चले गए, आप कभी मनाली घूमने गए होगे, तो आप देखोगे कि वहां पे जो घर होते हैं उनकी कैसी होगी, वो आपका इस तरह की ढलान सी होती है छत के ऊपर उनके। तो ऐसा क्यों होता है, ताकि अगर आइस वगैरह गिरे तो वो ढलान से आइस गिर जाए नीचे। अब देखो कोई ज्योग्राफी का स्टूडेंट होगा तभी वो समझ पाएगा ना कि ये देखो ये डिफरेंसेस, प्लेन्स में तो ऐसी ढलान वाली छत नहीं देखने को मिलती, लेकिन हिल्स में ये ढलान वाली छत देखने को मिलती है। तो उसके पीछे का रीजन एक ज्योग्राफी स्टूडेंट को समझना बहुत जरूरी है। तो वो ये क्यों कब समझ पाएगा, जब वो इन डिफरेंसेस को ऑब्जर्व करेगा। इसके अलावा वो क्या करे, क्वेश्चंस पूछे, व्हाट, वेयर एंड वाई जैसे क्वेश्चंस पूछे, कि मतलब कोई भी रीजन है, कुछ भी चीज हो रही है उसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। और इसके अलावा वो क्या समझेगा कि कोई भी चीज हो रही है वो कहां हो रही है और उसके पीछे का मतलब क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, ठीक है, ये सारे रीजन। एंड फाइंड रीजंस फॉर स्पेशियल वेरिएशन, की मतलब स्पेस के ऊपर जो आपका वेरिएशन देखने को मिल रहा है उसके पीछे के वो रीजंस को फिर डिस्कवर करे। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा ज्योग्राफी हेल्प्स यू टू अप्रिशिएट डाइवर्सिटी अक्रॉस लैंड एंड पीपल, ऑलरेडी समझ चुके हैं हम ये वाली चीज। अंडरस्टैंड कॉजेज ऑफ वेरिएशन ओवर टाइम एंड स्पेस, ये भी चीज समझ चुके हैं आप, ठीक है। डेवलप मैप स्किल्स एंड विजुअल सेंस ऑफ अर्थ सरफेस एंड यूज मॉडर्न टेक्निक जैसे कि जीआईएस, कंप्यूटर कार्टोग्राफी एंड रिमोट सेंसिंग, ये वाली चीजें आप ऑलरेडी समझ चुके हो। चलो अब हम सेक्शन 3 के ऊपर चलते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ह्यूमन एंड नेचर रिलेशनशिप के बारे में। तो देखो, इंटरैक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज सेंट्रल टू ज्योग्राफी, कि मतलब हमारे ज्योग्राफी की कोर थीम क्या हो जाती है, ये कोर थीम यही है कि जो आपका नेचर है और जो आपका ह्यूमन है उसके बीच में कैसा इंटरैक्शन हो रहा है और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे डेवलप किया। तो इसमें की आइडियाज क्या हो जाते हैं। सबसे पहला आइडिया है हमारा कि ह्यूमंस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट। तो पहला आइडिया क्या है, ये कहता है कि नेचर का एक इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन, क्यों, और इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते इन दोनों चीजों को। नेचर हैज द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एंड वाइस वर्सा, कि मतलब ह्यूमन के ऊपर नेचर के इम्प्रिंट्स तो देखने को मिलेंगे ही आपको। कैसे दिखने को मिलेंगे, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कैसे नेचर ह्यूमन की लाइफ को अफेक्ट करता है। और इसके अलावा जो नेचर है उसके ऊपर भी आपको ह्यूमन के इम्प्रिंट्स देखने को मिलेंगे कि कैसे ह्यूमन ने क्या किया, नेचर के ऊपर या फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर अपनी छाप छोड़ी। नेचर इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन लाइफ थ्रू फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज हम समझ चुके हैं ना कि कैसे ह्यूमन की जो कंप्लीट लाइफ है, पूरी लाइफ है, वो आपके नेचर से इन्फ्लुएंस होती है। ह्यूमन बीइंग्स हैव कम टू टर्म्स विद नेचर थ्रू अडेप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन। तो मतलब ह्यूमन बीइंग्स अब क्या है, हमारे नेचर के साथ
अब टर्म्स में आ चुके हैं, मतलब जो हमारा रिलेशनशिप है अब वो स्टेबल हो चुका है। और वो क्यों हुआ? बिकॉज वी अडेप्टेड टू आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया, तो अब हमारा रिलेशनशिप कैसा है? स्टेबल है। लेकिन इसके अलावा भी, इसके बावजूद भी क्या होता है, कई बार मिसहैपनिंग्स हो जाती हैं जिससे अभी भी हम डील नहीं कर सकते। ज्योग्राफी स्टडीज दिस नेचर ह्यूमन इंटरेक्शन एज एन इंटीग्रेटेड होल। तो मतलब हम ज्योग्राफी के अंदर इस नेचर ह्यूमन रिलेशनशिप को कंप्लीटली बहुत ही डीप में पढ़ेंगे। तो अब देखो, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट को समझो। तो विद ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस वर एबल टू लूजन द शैकल्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उस टाइम पे क्या होता था, जो आपका ह्यूमंस थे उनकी जो लाइफ थी वो फिजिकल एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा अफेक्टेड थी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी लाइफ थी उसमें ह्यूमन एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा रोल होता था। कैसे होता था कि हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा रोल होता था। कैसे कि हमारी लाइफ कंप्लीटली उसके कंट्रोल में थी। लेकिन जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो इससे क्या हुआ, हमने धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। इसके अलावा हमारे जो हार्शनेस ऑफ लेबर था एंड इंक्रीज ऑफ एफिशिएंसी हुआ, मतलब जो मेहनत एक इंसान को पहले करनी पड़ रही थी टू सस्टेन हिज लाइफ, वो अब क्या हुआ, धीरे धीरे कम हो गई। अब देखो, जब आप हंटिंग और गैदरिंग कर रहा था ह्यूमन समाज, तो उसके लिए सर्वाइवल कितना ज्यादा मुश्किल था। ऐसा हो सकता था कि उसको कभी हंट करने के लिए जानवर ही ना मिले। ठीक है, और क्या हो सकता था, उसको हो सकता था गैदर करने के लिए कभी फ्रूट्स ना मिले, खाने के लिए कुछ ना मिले। ऐसे केस में उसकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो सकती थी। लेकिन आज जो हमको इतने इजीली फूड अवेलेबल हो जा रहा है, वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो डेवलप हो गई। इंक्रीज स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड मोबिलिटी ऑफ लेबर, की इसकी मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से हमारा जो प्रोडक्शन का स्केल था वो भी बढ़ गया। और प्रोवाइड लेजर टू अटेंड टू हायर नीड्स ऑफ लाइफ। तो हायर नीड्स ऑफ लाइफ को हम कब अचीव कर पाएंगे? जब हमारे पास इतना फ्री टाइम होगा। वो हायर नीड्स कैसी हो गई? इंजॉयमेंट हो गया, आपका लग्जरी हो गई। जब आपके पास बेसिक चीजें अवेलेबल हो जाएंगी तो आप कहां पे जाओगे? लग्जरी की तरफ भागोगे। तो ऐसा क्यों हो पाता है? बिकॉज टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ और हमारी जो बेसिक नीड्स थी वो अब इजीली फुलफिल हो रही है। ह्यूमन बीइंग्स मूव्ड फ्रॉम द स्टेज ऑफ नेसेसिटी टू अ स्टेज ऑफ फ्रीडम। तो अब हम क्या हुए, नेसेसिटी की स्टेज से अब हम फ्रीडम की स्टेज पे आ गए कि अब हमारे पास क्या है, कंप्लीट फ्रीडम हो चुकी है हमारे पास। दे यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू क्रिएट न्यू पॉसिबिलिटीज इन कोलैबोरेशन विद नेचर। तो अब ये न्यू पॉसिबिलिटीज क्या थी उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो ये पोएट डायलॉग हमको देखने को मिल रहा है ह्यूमन और नेचर के बीच में। उसमें इकबाल नाम के हमारे एक फेमस पोएट थे, उन्होंने क्या बोला कि यू क्रिएटेड द सॉइल, आई क्रिएटेड द कप। अब यू क्रिएटेड द सॉइल वो किसको कह रहे हैं? वो नेचर को बोल रहे हैं कि नेचर ने क्या किया, नेचर ने सॉइल बना के दी, लेकिन ह्यूमन ने क्या किया, उस सॉइल से कप बना के दिया। पॉटरी का एग्जांपल देखने को मिल रहा है इसमें हमको, है ना, पॉटरी का एग्जांपल देख रहे हो आप। इसके अलावा यू क्रिएटेड नाइट, आई क्रिएटेड द लैम्प, कि मतलब जब नाइट हुई, अंधेरा हुआ, तो उससे इंसान को जरूरत पड़ी ना कि वो क्या कर सके, अंधेरे में भी लाइट ला सके। तो उसने क्या किया, आप हिंदी में एक बहुत फेमस आपकी प्रोवर्ब है जो क्या कहती है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो देखो, जब आवश्यकता पड़ी तो इंसान ने क्या किया, आविष्कार किया ना, उसका एग्जाम्पल है यू क्रिएटेड विल्डरनेस, हिली टेरेन्स एंड डेजर्ट्स, आई क्रिएटेड फ्लावर बेड्स एंड गार्डन्स। कि मतलब नेचर ने क्या दिया हमको, विल्डरनेस दी, हिली टेरेन्स दिए, ठीक है, इसके अलावा डेजर्ट्स दिए। तो हमने क्या किया, उन चीजों को मॉडिफाई करके उनसे फ्लावर बेड्स बना दिए, उनसे गार्डन्स बना दिए। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है कि इट कैप्चर्स हाउ ह्यूमन यूजिंग टेक्नोलॉजी हैव ट्रांसफॉर्म्ड नेचर। कि मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमन ने क्या किया, विद टेक्नोलॉजी, विद टेक वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड नेचर। नेचर का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। एंड क्रिएटिंग ह्यूमनाइज्ड नेचर, की मतलब क्या किया, ह्यूमनाइज्ड नेचर बना दिया। मतलब ह्यूमनाइज्ड नेचर क्या हुआ, प्रकृति का मानवीकरण कर दिया, प्रकृति का मानवीकरण कर दिया। एंड नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, मानव का प्रतिकरण कर दिया गया। अब ये देखो, अब हम ह्यूमनाइज्ड नेचर और नेचुरलाइज्ड ह्यूमन के बारे में भी आगे जाके समझेंगे क्या होता है। तो ह्यूमनाइज्ड नेचर एंड नेचुरलाइज्ड ह्यूमंस आ गया हमारा टॉपिक। ये किसका रिजल्ट है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ योर ह्यूमन नेचर इंटरेक्शन। अब ह्यूमनाइज्ड नेचर का क्या मतलब होता है कि नेचर शेप्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, कि ह्यूमन एक्टिविटी से क्या किया, हमने नेचर को शेप कर दिया, अपने एनवायरनमेंट को शेप कर दिया। ये स्टूडियो बनाया हमने, ये किसका एग्जांपल है, इस लैंड को हमने क्या किया, ह्यूमनाइज कर दिया, इसके ऊपर हमने अपनी छाप छोड़ दी। और नेचुरलाइज्ड ह्यूमन का क्या एग्जांपल है
ह्यूमंस शेप्ड बाय नेचर। अब ये मैं टी शर्ट पहन रहा हूं मई के महीने में, तो ये क्या दिखा रहा है, मेरा जो ह्यूमन बीइंग है, मेरी जो लाइफ है वो क्या हुई, नेचुरलाइज हो गई। मतलब क्या हुआ, मेरा नेचर से मेरी लाइफ अफेक्ट हुई किसी तरीके से, और मैंने अपनी लाइफ में बदलाव लाया ये टी शर्ट पहन के। ठीक है, समझ गए। तो एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमनाइज नेचर देखो, सिटीज एंड टाउन्स बिल्ट ऑन नेचुरल टेरेन। नेचुरल टेरेन के ऊपर हमने क्या किया, सिटीज और टाउन्स बसाए। एग्रीकल्चरल फील्ड हो गए हमारे, कार्व्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट था, लैंड एरिया था, मतलब फॉरेस्ट कवर था, उसको हमने क्लियर कर दिया और क्या किया, एग्रीकल्चरल फील्ड बना दिए। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स लिंकिंग रीजन, हमने डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करने के लिए क्या किया, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलप किए। स्पेस गॉट ऑर्गेनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इसके अलावा लिंक्स डेवलप हुए, रूट्स एंड नोड्स, जिनके आसपास में हमको क्या देखने को मिली, सेटलमेंट देखने को मिली। इट इंटीग्रेटेड एंड ऑर्गेनाइज स्पेस। ठीक है, समझ गए ये वाली चीजें। चलो आगे चलो, अब ज्योग्राफी एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन पे हम आते हैं। तो अब देखो, एज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन ज्योग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन को। अब स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि फिनोमेना ओवर स्पेस कैसे अरेंज्ड है, और इसके अलावा क्या है, स्पेशियल इंटीग्रेशन दूसरी चीज, जिसमें हम क्या समझेंगे कि हाउ डिफरेंट स्पेसेस आर कनेक्टेड। ठीक है, समझ गए वाली दोनों चीजें। पहला क्या है, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, कि मतलब फिनोमिना ओवर स्पेस कैसे अरेंज्ड हो रहा है। ठीक है, कैसे अरेंज हो रहा है। एंड स्पेशल इंटीग्रेशन, इसके अंदर क्या है कि डिफरेंट स्पेसेस कैसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, कैसे जो आपका स्पेस है वो कनेक्टेड है, तो वो कैसे कनेक्ट हो सकता है, वो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, लिंक्स नोड्स देखने को मिलेंगे, उनके थ्रू कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, समझ गए ये वाली चीज। चलो आगे चलो, स्पेस गेट्स ऑर्गेनाइज थ्रू योर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जिसमें रोड रेलवेज हो गया। ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हो गए, सेटलमेंट्स हो गई, नोड्स ऑफ ऑल टाइप्स एंड हायरार्कीज। तो द ज्योग्राफिकल फिनोमिना बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन आर नॉट स्टैटिक बट हाईली डायनामिक, कि वो स्टैटिक नहीं है, रुका हुआ नहीं है, वो क्या है, बहुत डायनामिक है। दे चेंज ओवर टाइम, वो क्या होता है, इवॉल्व होता है एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्टिव प्रोसेसेस बिटवीन द एवर चेंजिंग अर्थ एंड एवर एक्टिव ह्यूमन बीइंग। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपका, एवर चेंजिंग अर्थ एंड एवर एक्टिव ह्यूमन बीइंग। इसका क्या मतलब हो गया कि जो अर्थ है वो आपका कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है, एक जैसा नहीं है। अर्थ जैसा कल था वो आज वैसा नहीं है, हर जगह पे कुछ ना कुछ चेंज आया है आपका फिजिकल फीचर में। लेकिन जब हम, और जो ह्यूमन है वो भी क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूअसली एक्टिव है, वो ऐसा तो नहीं है स्टैटिक बैठा हुआ है, वो कॉन्टिन्यूअसली एक्टिविटी कुछ ना कुछ परफॉर्म किए जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो रिलेशनशिप है वो कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे सेक्शन नंबर 4 की तरफ, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। ठीक है, अब देखो, ज्योग्राफी एंड एरियल डिफरेंशिएशन के ऊपर आते हैं हम। एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब समझो। अब एरियल डिफरेंशिएशन सिंपली मींस स्टडी ऑफ ऑल फिनोमेना दैट वेरी ओवर स्पेस, कि मतलब जो भी डिफरेंट फिनोमेना है आपके अर्थ के सरफेस के ऊपर, वो कैसे वेरिएशन आ रहा है उनके बीच में, उनमें कैसे वेरिएशन देखने को मिलता है, उसको हम पढ़ेंगे। ज्योग्राफी स्टडीज व्हाई एंड हाउ नेचुरल एंड ह्यूमन फीचर्स डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि मतलब ज्योग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे और क्यों जो हमारे नेचुरल और ह्यूमन फीचर्स हैं वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से हमको देखने को मिल रहे हैं, क्यों उनके बीच में वेरिएशन है। ऑलरेडी समझ चुके हैं ना हम चीज, जब मैंने घर का एग्जांपल दिया था और क्लोथिंग का एग्जांपल दिया था, उससे ही समझोगे आप कि कैसे आपका नेचुरल और ह्यूमन फीचर्स क्या हो रहा है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। देयर एग्जिस्ट वेरिएशन ऑन अर्थ सरफेस इन बोथ फिजिकल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। ठीक है, समझ गए ना कि कल्चरल इन्वायरमेंट और फिजिकल इन्वायरमेंट दोनों में आपको वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं अर्थ सरफेस के ऊपर। तो ज्योग्राफर स्टडी नॉट जस्ट वेरिएशन, तो ज्योग्राफर क्या करेगा, सिर्फ वेरिएशन नहीं पढ़ेगा बट ऑल्सो एसोसिएशन विद अदर फैक्टर्स दैट कॉजेज दोस वेरिएशंस, कि मतलब ज्योग्राफर सिर्फ ये नहीं पढ़ रहा है कि वो वेरिएशंस क्यों हैं, इसके अलावा वो क्या पढ़ रहा है, उनके पीछे के रीजन को भी पढ़ रहा है, वो वाई को भी पढ़ रहा है। एज अ ज्योग्राफर आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उस वाई की खोज करो कि वो जो वेरिएशन है वो क्यों देखने को मिल रहा है। जैसे टी शर्ट वाला एग्जांपल दिया, अब उसके पीछे क्या वाई था, बिकॉज नॉर्थ इंडिया में अभी गर्मी है तो मेरा जो अटायर है, जो मेरी क्लोथिंग है वो चेंज हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल क्रॉपिंग पैटर्न्स में, अब देखो बड़े एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं हम। क्रॉपिंग पैटर्न्स डिफर ड्यू टू सॉइल टाइप, क्लाइमेट, मार्केट डिमांड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट एंड कैपेसिटी ऑफ फार्म्स। अब देखो, आप हमारे सिर्फ इंडिया की बात कर लो, आप देखोगे कि कुछ रीजन्स हैं जहां पे आपके कॉटन की खेती होती है, ठीक है, जिसको हिंदी में कपास बोला जाता है, और कुछ रीजन्स हैं जहां पे फॉर एग्जांपल आपका राइस की खेती होती है,
कुछ रीजन्स हैं जहां पे आपके वीट की खेती होती है, कई जगह पे आपको टी गार्डन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये वेरिएशन देखो क्रॉपिंग पैटर्न में, तो ये वेरिएशन इस वजह से हो सकता है, ये वेरिएशन आपके सॉइल टाइप की वजह से होता है कि मतलब कुछ जगह की सॉइल ऐसी होगी जो कॉटन की खेती को सपोर्ट करे, कुछ जगह की ऐसी होगी जो राइस की खेती को सपोर्ट करे। इसके अलावा क्लाइमेट के ऊपर कि मतलब क्लाइमेट भी डिफर करता है, तो इस वजह से आपके डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न होंगे। मार्केट की डिमांड, कुछ जगहों पे कुछ चीजों की डिमांड ज्यादा हो सकती है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कई जगहों का ज्यादा होगा लेकिन कुछ जगहों का कम होगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट या फिर कैपेसिटी ऑफ फार्म के ऊपर भी आपका क्रॉपिंग पैटर्न में वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी क्या है? इट इज टू फाइंड द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन फेनोमेना। तो इसके कॉजल रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करता है ज्योग्राफी। अ ज्योग्राफर एक्सप्लेन्स फेनोमेना इन अ फ्रेम ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कि मतलब उसके पीछे का रीजन क्या है और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम फ्यूचर फेनोमेना को भी समझने में एबल हो पाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है? पहला हो जाता है हमारा व्हाट, ठीक है, सेकंड हो जाता है वेयर एंड थर्ड हो जाता है हमारा व्हाई, ठीक है। तो अब व्हाट वाला क्वेश्चन क्या कहेगा? ये कहेगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर ऑन अर्थ सरफेस। तो नेचुरल और कल्चरल फीचर के जो पैटर्न्स हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं इसके सहायता से। तो इट डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट। तो वो डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट की मतलब कैसे वो फिनोमिना का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, ठीक है। इन्वेंटराइज्ड व्हाट फीचर्स एग्जिस्ट, कि मतलब कहां पे कौन से फीचर्स आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं। देन आपका वेयर आ जाता है कि वो जो फीचर्स हैं, जो फीचर्स व्हाट वाले फीचर्स आपको देखने को मिले वो वेयर है, कि मतलब वो कहां है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोकेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन कल्चरल फीचर, ये लोकेशनल एस्पेक्ट से आपका डील करता है कि मतलब वो जो फीचर्स पाए गए थे आपके, वो जो डिफरेंट फीचर्स थे वो आपके कौन से स्पेस के ऊपर आपको पाए गए। देन आ जाता है हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि वाई से कंसर्न्ड है, कि मतलब वो जो फीचर्स थे जो डिफरेंट रीजन्स में थे उनके पीछे क्या कारण था, कि मतलब वो उन्हीं स्पेशल एरियाज के अंदर आपको पाए गए। तो एक्सप्लेनेशन एंड कॉजेज ऑफ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स, प्रोसेसेस एंड योर फिनोमेना मेड ज्योग्राफी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। तो यही क्वेश्चंस आपके क्या करते हैं, ये ज्योग्राफी को, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी को साइंस में कन्वर्ट कर देता है, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन में कन्वर्ट कर देता है। बिकॉज ये अब कहां पे जा रहा है, ये रिसर्च के ऊपर चला जाता है कि मतलब कोई भी चीज है उसके पीछे का क्या कारण है, वो वाई की खोज करने लगा, तो वो अब क्या हो गया, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बन गया। तो ज्योग्राफी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन देखो, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू स्पेस एंड टेक नोट ऑफ योर स्पेशियल कैरेक्टरिस्टिक एंड एट्रीब्यूट्स, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लोकेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनोमिना, कि वो फिनोमिना कैसे किस पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके अलावा क्या है वो किन स्पेसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी लोकेशंस क्या है और उसके कॉन्सेंट्रेशन से भी ये रिलेटेड है। एसोसिएशन एंड इंटर रिलेशन बिटवीन योर फिनोमिना ओवर स्पेस, ठीक है, समझ गए कि मतलब इसका एसोसिएशन और इंटर रिलेशनशिप बिटवीन योर डिफरेंट फिनोमिना, इसके बारे में भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे एज अ ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीजें उसको क्या बना रही है, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बना रही है। इट स्टडीज डायनामिक इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। तो डायनामिक इंटरेक्शन देखा ना हमने कि कैसे स्टैटिक नहीं है, बिकॉज Earth is ever changing and human is ever active. The what and where together handle distribution and locational aspect. तो what और where से आपको क्या पता चल रहा है, what आपका distribution से concerned है और where आपका location से concerned है। Only when why was added in geography, जब why को, जब कारण को खोजा गया, तभी geography क्या एक truly scientific discipline बना, ठीक है। Geography interprets spatial patterns। तो ज्योग्राफी में हम क्या करेंगे, वी इंटरप्रेट स्पेशियल पैटर्न, उन स्पेशियल पैटर्न्स को इंटरप्रेट करेंगे और उसके भी उसकी वजह से जो उनके पीछे की जो एक्सप्लेनेशन, उनके पीछे के रीजंस है उसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमेना का एग्जांपल देखो, अब ज्योग्राफी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन कैसे है, तो डिफरेंट फिनोमेना के बीच में आपको एसोसिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी क्या है, एक आपका कॉम्प्लेक्स रेसिप्रोकल इकोसिस्टम इनेबलिंग एंड शेप्ड बाय ह्यूमैनिटी अक्रॉस टाइम कहलाता है। तो डिफरेंट फिनोमेना देखो आप कैसे है, कैसे कैसे है, हाँ। तो सबसे पहले हम लोकेशन को देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखो आप
जब बात करते हो आपकी वेजिटेशन की, तो लोकेशन ऑफ फीचर्स की बात करोगे आप सबसे पहले, इसकी जिसके अंदर आपका क्या आ गया, डिफरेंट रीजन में आपके कैसी वेजिटेशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप फिर कॉन्सेंट्रेशन की बात करोगे, कुछ ऐसे रीजन्स होंगे जहां पे आपको बिल्कुल डेंस वेजिटेशन देखने को मिलेगी, कुछ ऐसे रीजन्स होंगे जहां पे आपको कैसी वेजिटेशन देखने को मिलेगी, स्पार्स वेजिटेशन देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, ये आपका वर्ड से कंसर्न्ड है। फिर लोकेशन आपका क्या है, वेयर से कंसर्न्ड है। और देन योर थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट व्हाई, कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो उसका क्यों होता है, बिकॉज आपके ह्यूमन और आपके इन्वायरमेंट में कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्शन होता है। तो इन तीन वजहों से क्या होता है आपका, इन तीन रीजंस की वजह से ज्योग्राफी एक होल कंप्लीट साइंटिफिक डिसिप्लिन बन जाता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन समझ गए। अब हम चलते हैं आगे, जिसमें हम सेक्शन 5 की तरफ बढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। ठीक है, देखो तो ये वाले इमेज में देखो कैसे ज्योग्राफी जो है आपके डिफरेंट डिसिप्लिन्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे आपका देखो हाइड्रोलॉजी हो गया, पेडोलॉजी हो गया, बॉटनी, जूलॉजी, इकोलॉजी, ठीक है, फिर एनवायरमेंटल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी। ये बहुत बड़ा सा चार्ट है आपका, जिसके अंदर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे ज्योग्राफी इन सब के साथ आपका इंटीग्रेटेड है, इन सब के साथ आपका जुड़ा हुआ है। तो इसमें आपका दो टाइप ऑफ सिंथेसिस देखने को मिलेगा। हम ज्योग्राफी को क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस। ठीक है, तो इसमें दो टाइप ऑफ सिंथेसिस आपको देखने को मिलता है। पहला क्या है आपका, स्पेशियल सिंथेसिस है। ठीक है, स्पेशियल सिंथेसिस इट इज डन बाय ज्योग्राफी हाउ फिनोमेना आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस स्पेस, कि कैसे ओवर स्पेस आपके फिनोमेना डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो मतलब आप क्या देख रहे हो, आप स्पेस के बारे में समझ रहे हो, है ना, कि कैसे ओवर योर स्पेस कैसे आपका डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। फिर आ जाता है हमारा टेम्पोरल सिंथेसिस। टेम्पोरल सिंथेसिस इज डन बाय हिस्ट्री, कि मतलब आप टाइम को देखते हो इसके अंदर, हाउ थिंग्स चेंज्ड थ्रू टाइम, कि मतलब आप देखोगे कि कोई फिनोमेना है, वो आज से 200 साल पहले डिफरेंट स्टेज में था, लेकिन एट प्रेजेंट अब वो डिफरेंट स्टेज में है। तो दैट इज योर टेम्पोरल सिंथेसिस। ये आप कैसे करते हो, ये आप हिस्ट्री की मदद से करते हो। तो ज्योग्राफीज अप्रोच इज होलिस्टिक। हम क्या कह सकते हैं कि ज्योग्राफी की अप्रोच कैसी है, होलिस्टिक है, मिलजुल के ये चीजों को आगे लेके जाता है। इन नेचर इट लुक्स एट द वर्ल्ड एज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज, कि मतलब ये वर्ल्ड को कैसे देख रहा है, ये देख रहा है एज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज, कि कैसे सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट है, कोई भी चीज होने के लिए उसके पीछे कोई डिफरेंट फैक्टर का होना जरूरी है, और उस फैक्टर के लिए भी क्या होगा, कोई डिफरेंट फैक्टर होना जरूरी है। तो क्या है, चीजें इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सारी क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ज्योग्राफी इसको ऐसे ही देखता है। अब देखो, इट हैज इंटरफेस विद न्यूमरस नेचुरल एंड सोशल साइंसेस, कि इसका इंटरेक्शन किसके साथ है, आपके डिफरेंट नेचुरल और सोशल साइंसेस के साथ है। तो सारे साइंसेस का क्या गोल हो जाता है, उसका गोल हो जाता है अंडरस्टैंडिंग रियलिटी। और इसी तरह से ज्योग्राफी का क्या गोल हो जाएगा, ज्योग्राफी स्टडीज रियलिटी फ्रॉम अ स्पेशियल परस्पेक्टिव, फ्रॉम अ स्पेस के परस्पेक्टिव से आप ज्योग्राफी में रियलिटी को पढ़ोगे। एवरी डिसिप्लिन इज लिंक्ड विद ज्योग्राफी एज many of their elements vary over space। तो आप डिफरेंट ज्योग्राफी के जितने भी डिसिप्लिन्स आप जब पढ़ने जाओगे, तो वो आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट जो डिसिप्लिन्स है वो ज्योग्राफी के साथ क्या है, रिलेटेड हो जाते हैं। बिकॉज ज्योग्राफी के अंदर उसके उस सब्जेक्ट के अंदर आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन तो डिफर करेगी ना, उन फैक्टर उन फिनोमिना की जो आप उस सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ रहे हो। तो जब लोकेशन जैसे ही आएगा आपका, वो ज्योग्राफी से कनेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने जाओगे, जब आप एंथ्रोपोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो, ह्यूमन सोसाइटी के बारे में पढ़ते हो ना। तो एंथ्रोपोलॉजी में आप जब आप डिफरेंट ह्यूमन सोसाइटी के बारे में पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि कैसे डिफरेंट ह्यूमन सोसाइटी ओवर द स्पेस ऑफ अर्थ क्या है, डिफर करती हैं। जब आप उन डिफरेंट ह्यूमन सोसाइटीज के लोकेशन के बारे में पढ़ोगे, उनके लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ोगे, तो जैसे ही उसमें लोकेशनल एस्पेक्ट आया, वो क्या हुआ, आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया। समझ गए कैसे ये हो जाता है आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड। इसी की तरह आप जब बॉटनी की बात कर लो, बॉटनी के अंदर आप क्या पढ़ते हो, वेजिटेशन के बारे में पढ़ते हो ना, प्लांट्स वगैरह के बारे में पढ़ते हो। तो देखो कैसे आप ह्यूमन, जब आप अर्थ की बारे में बात करोगे, तो अर्थ के ऊपर आपको डिफरेंट वेजिटेशन टाइप्स देखने को मिलेंगे, वेजिटेशन कवर देखने को मिलेंगे। तो जब आप उसमें लोकेशन की बात करोगे,
उन प्लांट्स के लोकेशन की, उनके हैबिटेट की बात करोगे तो वो डायरेक्टली आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ज्योग्राफी इंटीग्रेट कर लेता है दूसरे डिसिप्लिन को अपने अंदर, और क्या कर रहा है, अपना जो डेटा है वो उन डिसिप्लिन से डिराइव कर लेता है। तो देखो स्पेशियल और टेम्पोरल सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं हम, तो ज्योग्राफी आपका जो आपका ज्योग्राफी है वो स्पेशियल सिंथेसिस से रिलेटेड है, बिकॉज आप स्पेसेस को सिंथेसाइज कर रहे हो। तो इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, हाउ फिनोमिना आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस स्पेस, कि वो जो डिफरेंट फिनोमिना है वो क्यों अलग अलग जगहों पे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई इज रेनफॉल हाइयर इन वेस्टर्न घाट देन राजस्थान, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो, दूसरा एग्जाम्पल ले लो, इसमें क्या हो गया, आप जब नॉर्थ ईस्ट के रीजन में जाओगे, जब आप मौसिन राम की बात करोगे, उस रीजन में बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है, लेकिन राजस्थान में रेनफॉल कम हो रही है। तो वो क्यों हो रही है उसको आप समझोगे इसके अंदर, है ना, क्योंकि आपको देखो कि एक सिंपल से नेचुरल फिनोमिना में क्या आया, डिफरेंस देखने को मिला, आपको वेरिएशन देखने को मिला। कंसर्न्ड विद द प्रेजेंट पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस फिनोमिना का, उसके प्रेजेंट पैटर्न में करंटली वो कैसे वेरी कर रहा है ओवर स्पेस। ठीक है, लिंक्स फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर इन अ स्पेशियल फ्रेमवर्क, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन और फिजिकल फैक्टर को क्या कर देते हैं, लिंक कर देते हैं। लेकिन जब हम टेम्पोरल सिंथेसिस पे आ जाते हैं, तो टेम्पोरल सिंथेसिस में हम क्या पढ़ेंगे कि वो जो फिनोमिना है वो ओवर टाइम कैसे चेंज हुआ। ठीक है, तो हाउ डिड दिस चेंज फ्रॉम वन एरा टू अनदर। जब आप इसके बारे में, आज जब आप आइस एज की बात कर लो फॉर एग्जांपल, तो आप देखोगे कि आइस एज के टाइम पे ये क्या था, आप आज से कुछ करोड़ साल पहले चले जाओ तो ओवर अर्थ आपको क्या था, सिर्फ बर्फ बर्फ देखने को मिल रही थी। लेकिन जब आप करंट एरा की बात करते हो, जिसको होलोसीन पीरियड बोला जाता है, तो उसमें क्या है, आपको ये जो बर्फ का कवर था वो अब हट चुका है, वो सिर्फ लिमिटेड एरिया में कंसर्न्ड है। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, टेम्पोरल सिंथेसिस की बात करते हैं, तो उस फिनोमिना को अब हम क्या देख रहे हैं कि वो कैसे ओवर योर पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो गया। इसके अलावा और दूसरा एग्जांपल हमने क्या दिया हुआ है कि हाउ डिड द मुगल एम्पायर राइज एंड फॉल ओवर सेंचुरीज, ये भी एक एग्जांपल हो गया कि आपके एम्पायर्स हैं, जो आपके स्टेट्स हैं, वो कैसे बनते और टूट जाते हैं, उसके बारे में आप पढ़ोगे। कंसर्न्ड विद द सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट ओवर टाइम, तो मतलब वो जो इवेंट्स हो रहे हैं वो ओवर टाइम कैसे आपके चेंज होते गए। और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ट्रेस, हम क्या करेंगे, कॉजेस को पढ़ेंगे और उसके इफेक्ट्स को पढ़ेंगे थ्रू अ टाइमलाइन, कि मतलब आप टाइमलाइन बना दोगे ऐसे करके, और आप क्या पढ़ोगे कि मान लो फॉर एग्जांपल इस टाइम पे 16th-17th सेंचुरी में मुगल एम्पायर अपने पीक पे था, लेकिन जब आप 18th-19th सेंचुरी आके देख रहे हो तो क्या हो रहा है, उसके पीछे वो जो था एम्पायर वो डिक्लाइन होता चला गया। फिर आप उसके 20th सेंचुरी में आके उसके इफेक्ट्स देखोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर पढ़ते हो। तो वर्ल्ड एज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज कैसे हो गया कि वर्ल्ड फंक्शंस एज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस, डिफरेंट रीजन्स डिपेंड ऑन ईच अदर, कि मतलब डिफरेंट रीजन्स जो हैं वो आपके एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। नेचुरल एंड ह्यूमन प्रोसेसेस आर डीपली कनेक्टेड अक्रॉस रीजन, और जो डिफरेंट रीजन्स हैं उसमें नेचुरल और ह्यूमन प्रोसेसेस क्या है, डीपली कनेक्टेड है। अब फॉर एग्जांपल आप बात कर लो, ट्रेड की बात कर लो, है ना, तो अब इंडिया में हम कुछ चीजों को क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कहां से, चाइना से करते हैं हम टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट। अब आप देखो कि कैसे पॉलिटिकल डिफरेंशिएशन जो आता है ना, आइडियोलॉजी में डिफरेंस है ना, कितना ज्यादा एनिमीज कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाता है। लेकिन क्या ट्रेड रुक रहा है, नहीं रुक रहा। हम अपना मोस्ट ऑफ द टेक कहां से इंपोर्ट करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि वर्ल्ड क्या है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, मतलब उसकी जो डिपेंडेंसी है वो खत्म नहीं हो रही है, वो कुछ ना कुछ वजहों से हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, चाहे वो आपके फूड की जरूरत, फूड हो गया, चाहे टेक्नोलॉजी हो गई, चाहे आपकी मशीनरी हो गई। ठीक है, इन सब चीजों के लिए हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। इसके अलावा देखो ऑयल फ्रॉम मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट से हम क्या करते हैं, ऑयल लेके आते हैं, जो कि आपका क्या करेगा, ओवर योर वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड में क्या करेगा, इंडस्ट्रीज को पावर करेगा। टेक्नोलॉजी हम यूरोप और यूएस से लेते हैं, जिसको आप एशिया और अफ्रीका में यूज कर रहे हो। इसके अलावा इंडिया से मतलब एशिया से आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और वो आपका ग्लोबली कंज्यूम किया जाता है। अब देखो कई सारी, आप इंडिया में जब आप जाओगे टी शर्ट्स देखोगे, बहुत फेमस फेमस ब्रांड्स हो गए, जैसे आपका लीवाइस हो गया, लीवाइस के आप कपड़े देखोगे तो वो क्या होंगे, आप कई बार देखोगे उसके अंदर इट इज मेड फ्रॉम योर इंडोनेशिया। ठीक है, इसके अलावा इट इज मेड फ्रॉम योर बांग्लादेश। तो आप देखोगे कि कैसे जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जो एशिया के अंदर होती है वो क्या कर रहे हो, आप ग्लोबली कंज्यूम कर रहे हो। इसके अलावा
दिस इंटरकनेक्टेडनेस मेक्स ज्योग्राफी एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन अक्रॉस ऑल अदर साइंसेज। इसकी वजह से क्या होता है, ज्योग्राफी आपका एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन बन जाता है। अब देखो मॉडर्न वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज कैसे बन गया, तो जो प्रेजेंट वर्ल्ड है वो कैसे देखते हैं हम उसको, हम एक ग्लोबल विलेज के रूप में देखते हैं कि मतलब ग्लोबलाइजेशन हो गया है। और इसके पीछे क्या रीजन है, बिकॉज बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैव रिड्यूस्ड डिस्टेंसेस एंड इंक्रीज्ड योर एक्सेसिबिलिटी। अब देखो जब से एयर ट्रांसपोर्ट आया, ठीक है, एयर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गया, एरोप्लेन्स आ गए आपके, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो टाइम लगता था टू ट्रैवल अक्रॉस वन रीजन टू अनदर, अब वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा लेस हो गया है। लेस टाइम की वजह से क्या हुआ, आप आसानी से क्या कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, कम टाइम में ट्रैवल कर सकते हो, जिसकी वजह से जो एक्सेसिबिलिटी थी वो भी अब बढ़ चुकी है। ठीक है, आप एक रीजन से दूसरे रीजन में आसानी से जा सकते हो। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, जो डिस्टेंसेस थे वो घट गए। ऑडियो विजुअल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव एनरिच्ड द डेटाबेस। अब देखो जैसे ही आपका मीडिया का डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी आई, अब देखो कोई भी कुछ भी होता है, चाहे वो रिमोट एरियाज में ही क्यों ना हो, है ना, वर्ल्ड के रिमोट एरियाज में भी कोई एक्टिविटी होती है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड उस एक्टिविटी के सारी न्यूज आपकी पहुंच जाती है। वो क्यों होती है, बिकॉज आपका ऑडियो विजुअल मीडिया जो है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप कर गई है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जो डिस्टेंसेस थी, जो दूरियां थी, वो क्या हुई, घट गई। अब मान लो कोई न्यूज पहुंचानी है एक रीजन से दूसरे रीजन, आप सेकंड्स में वो पहुंचा सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर सैटेलाइट्स। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स यू बेटर चांसेस ऑफ मॉनिटरिंग नेचुरल एंड सोशल फिनोमिना। टेक्नोलॉजी की मदद से आप क्या कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो आपके नेचुरल सोशल फिनोमिना को। जब आप गूगल मैप खोलोगे उसमें देखोगे आप, एक फीचर होता है, उसके वजह से, उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, ओवर अ लैंड मास आप देख सकते हो कि कैसे वो लैंड मास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता गया। तो वो आपको डिफरेंट इमेजेस दिखा देगा कि कैसे क्या हो रहा है, जो आपका नेचुरल रिसोर्स है उस रीजन का, जो आपका कल्चरल फिनोमिना है वो ओवर स्पेस एंड टाइम चेंज हो रहा है। तो इसकी मदद ये क्यों हो पाया, बिकॉज योर टेक्नोलॉजी हैज एम्पावर्ड यू। ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन हैज इंटरफेस विद न्यूमरस नेचुरल एंड social sciences. A geographer requires broad understanding of all related fields to logically integrate them. इसी वजह से क्या होता है, एक जोग्राफर को डिफरेंट सोशल साइंसेज और डिफरेंट साइंसेज की जो अंडरस्टैंडिंग है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज उनकी वजह से ही वो क्या कर पाएगा, जो डेटाबेस आ रहा है, जो डेटा आ रहा है उनको समझ पाएगा, उसको इंटीग्रेट कर पाएगा। अब जोग्राफर विदाउट मैथमेटिकल स्किल्स क्या है, वो अब कोई जोग्राफर है उसके पास मैथमेटिकल स्किल्स ही नहीं है, तो वो क्या हो गया, वो ऐसा हो गया कि कोई व्यक्ति है जिसके पास पैर नहीं है और उसके पास व्हील चेयर भी नहीं है ना। तो ऐसा हो जाता है कि मतलब कोई व्यक्ति के किसी भी ज्योग्राफर के लिए इन चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, उसके पास ये स्किल होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, इंटीग्रेट कर सके डिफरेंट डेटाबेसेस को। देन यू हैव रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ज्योग्राफी। तो टेक्नोलॉजी हैज एनहांस्ड ज्योग्राफीज कैपेसिटी टू स्टडी एंड एनालाइज अर्थ। डेटा कलेक्शन होता है सैटेलाइट इमेजेस की मदद से, रिमोट सेंसिंग होती है, फील्ड सर्वे कर पाते हैं हम, एनालिसिस करते हैं हम थ्रू योर ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम विच ओपन न्यू विस्टास ऑफ नॉलेज। सिंपल सी चीजें हैं, ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं सब कुछ। लोकेशन कैसे मदद कर पाते हैं, लोकेशन कैसे फाइंड आउट कर पाओगे आप, जीपीएस की मदद से। जीपीएस हैज बिकम हैंडी टूल टू फाइंड एग्जैक्ट लोकेशन। आप एग्जैक्ट लोकेशन, अब आप 10 मिनट डिलीवरी का एग्जांपल ले लो, आपके घर पे इजीली डिलीवरी हो पाती है। क्यों हो पाती है, बिकॉज आपके फोन में एक फीचर है लोकेशन ऑन कर पाने का, जो कि जीपीएस की मदद से आपकी एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट कर पाता है। इंटरनेट कैसे क्या करता है, इंटरनेट प्रोवाइड्स यू एक्सटेंसिव रियल टाइम ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन आपको उठा के देता है। कंप्यूटर कार्टोग्राफी रिप्लेस्ड योर ट्रेडिशनल मैनुअल कार्टोग्राफी, जो कि क्या है, कंप्यूटर कार्टोग्राफी ज्यादा एक्यूरेट भी हो जाती है। टेक्नोलॉजीज हैव इनहैंस्ड कैपेसिटी फॉर सिंथेसिस विद साउंड थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। तो टेक्नोलॉजी की मदद से आप क्या कर सकते हो, ज्यादा अच्छे तरीके से सिंथेसाइज कर पाते हो जो आपके पास डेटाबेस आ रहा है। ठीक है, तो ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस कैसे करता है हिस्ट्री को, तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैव मॉडिफाइड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कि मतलब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ने क्या किया है, आपके हिस्ट्री के कोर्स को डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में क्या किया, अफेक्ट किया। स्पेशियल डिस्टेंस इज अ वेरी पोटेंट फैक्टर दैट ऑल्टर्स द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो स्पेशियल डेप्थ प्रोवाइडेड डिफेंस टू मेनी कंट्रीज इन द लास्ट सेंचुरी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्पेशियल डिस्टेंस है, जो रियल डिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है,
वो क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है इन योर हिस्ट्री। बिकॉज अब मान लो कोई रूलर है, उसको क्या करना है, अपने नेबरिंग कंट्री को क्या करना है, एक्वायर करना है। तो ऐसा तो है नहीं कि अब मान लो वो 1000 किलोमीटर दूर है तो वो बहुत आसानी से उसको एक्वायर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, डिफिकल्टी होगी, बिकॉज देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन दोज टू प्लेसेस। तो इन ट्रेडिशनल वारफेयर लार्ज कंट्रीज गेन टाइम एट द कॉस्ट ऑफ स्पेस। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बड़ी कंट्रीज हो गई, जो आपके ट्रेडिशनल वॉरफेयर में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती है, उनको जीत पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्या होगा, उनके पास बहुत ज्यादा स्पेस है, तो वो क्या करेंगे, उसके हेडक्वार्टर तक, उसकी कैपिटल तक पहुंचने में एनिमी को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। इसकी वजह से क्या होता था, वो उसको एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस प्रोवाइड करता था, स्ट्रॉन्ग डिफेंस प्रोवाइड करता था। लेकिन कोई छोटा स्टेट था, कोई छोटा रीजन था, उसके ऊपर किसी ने अटैक किया, उसको क्या कर सकते हैं, इजीली उसको जीत सका जा सकता था, बिकॉज उसके पास ज्यादा स्पेस था ही नहीं। ठीक है, ओशनिक एक्सपेंस अराउंड न्यू वर्ल्ड कंट्रीज प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम वॉर्स इम्पोज्ड ऑन देयर सॉइल। तो ओशनिक एक्सपेंस जो हुआ, जो आपके पास न्यू वर्ल्ड कंट्रीज के पास, उसने क्या किया, उसको प्रोटेक्ट किया फ्रॉम वॉर्स इम्पोज्ड इन देयर सॉइल। जो वॉर्स हो रही थी उससे उसको बचाया उस ओशनिक एक्सपेंस ने उसको। ठीक है, आगे चलो। अब इन ट्रेडिशनल वॉरफेयर लार्ज कंट्रीज गेन टाइम एट द कॉस्ट ऑफ स्पेस। सिंपल सी चीज है कि एट द कॉस्ट ऑफ स्पेस, मतलब उसको स्पेस तो खोना पड़ा, लेकिन उसके पास क्या हुआ, उस स्पेस को खोने के वजह से उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया टू विन इट बैक। ठीक है, तो ये बड़ी कंट्रीज के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। ओशनिक एक्सपेंस अराउंड न्यू वर्ल्ड कंट्रीज प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम वॉर्स इम्पोज्ड ऑन देयर सॉइल। सिंपल सी चीज है, समझ गए। टाइम इज एन इंटीग्रल पावर ऑफ योर पार्ट ऑफ योर ज्योग्राफिकल स्टडीज, इट इज द फोर्थ डायमेंशन। तो अब हम क्या देखेंगे कि ज्योग्राफिकल स्टडीज में टाइम एक बहुत इंटीग्रल पार्ट हो जाता है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाएगा, फोर्थ डायमेंशन बोला जाएगा। इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट टाइम इनटू स्पेस। तो अब टाइम को और टाइम इनटू स्पेस एंड स्पेस इनटू टाइम आप कैसे कन्वर्ट करोगे। अब देखो, कोई डिस्टेंस है, मान लो 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम दिल्ली टू लेट्स से योर वाराणसी, जो कि करीब आपका 800 किलोमीटर पड़ जाता है। तो ये देखो, ये आपका स्पेशियल डिस्टेंस है ना, ये स्पेशियल डिस्टेंस है आपका। लेकिन जब हम इसको टाइम में कन्वर्ट करेंगे, तो फॉर एग्जांपल हम ट्रेन की बात करें, तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि इट इज अ 6 आवर जर्नी, 6 आवर योर ट्रेन जर्नी। लेकिन जब आप प्लेन की बात करोगे तो आप कह सकते हो कि ये 1.5 आवर ट्रेन जर्नी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टाइम और स्पेस को आप कैसे क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी में ये एग्जाम्पल दिया है कि 1500 किलोमीटर अवे इज 2 आवर्स बाय प्लेन और 17 आवर्स बाय ट्रेन। तो इस वजह से हम देखते हैं कि कैसे ज्योग्राफी के अंदर आपका टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल फ्रॉम इंडिया देखो, ज्योग्राफी ने कैसे इंडिया के हिस्ट्री को शेप किया। तो हिमालयाज एज अ बैरियर, ठीक है, हिमालयाज ने क्या किया, इट एक्टेड एज अ नेचुरल बैरियर, जिसने क्या किया, नॉर्थ से होने वाले इन्वेजन से इंडिया को बचाया। जो कि इन्वेजन कहां से हो रहा था, आपका मंगोल्स का इन्वेजन हो सकता था, उसने क्या किया, इंडिया को बचाया आपके हिमालयाज ने। माउंटेन पासेस थे, जैसे खाइबर पास हो गया, आपका बोलन पास हो गया, इसने क्या किया, इट अलाउड माइग्रेशन एंड इन्वेजन फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया से आने वाले जो माइग्रेशन हो रहा था, जो ट्रेडर्स आ रहे थे, टूरिस्ट आ रहे थे, या फिर जो इन्वेजन हो रहा था, वो भी इन पासेस के थ्रू हो पाया। डिटरमाइंड इंडियाज कल्चरल कॉन्टैक्ट विद सेंट्रल एशिया। तो इसकी वजह से क्या हो पाया, इन पासेस की वजह से इंडिया का जो सेंट्रल एशिया के साथ कॉन्टैक्ट था वो पॉसिबल हो पाया। अब हम आते हैं सी कोस्ट के ऊपर, जिसकी वजह से कल्चरल कॉन्टैक्ट हुआ इंडिया का विद योर ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो इंडिया के पास हम सबको पता है ना, बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका जो कॉन्टैक्ट था विद योर ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इसके अलावा आपका यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, इसके साथ कॉन्टैक्ट पॉसिबल हो पाया, क्योंकि सी रूट, जो सी रूट था, इट प्रमोटेड ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज एंड माइग्रेशन। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे उसके अंदर आप देखोगे कि कैसे डिफरेंट जो ट्रैवलर्स थे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो इंडिया आए। ऐसा क्यों हो पाया, बिकॉज हमारे पास बहुत बड़ी सी कोस्ट थी। ठीक है, नेविगेशन एंड कोलोनाइजेशन कैसे हुआ, तो नेविगेशन टेक्नोलॉजी हेल्प यूरोपियन कंट्रीज कोलोनाइज पार्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। तो जब नेविगेशन टेक्नोलॉजी आई आपके इसके पास, यूरोपियन कंट्रीज के पास, उन्होंने क्या किया, नेविगेट करना शुरू किया, मैप्स को बनाना शुरू किया, ठीक है, सी रूट्स को डिस्कवर किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वो डिफरेंट रीजन्स ऑफ आपके एशिया और अफ्रीका में आए, और धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने कॉलोनीज बना ली। दे गॉट एक्सेसिबिलिटी थ्रू ओशंस। तो उनको एक्सेसिबिलिटी कैसे मिली, ओशंस के थ्रू मिली। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया इज अ प्राइम एग्जांपल ज्योग्राफिकल
हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, तो प्राइम ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है आपका ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया की, कैसे इंडिया ने कैसे ब्रिटिश ने इंडिया को कॉलोनाइज किया। ठीक है, तो ज्योग्राफी इंटरफेस विद अदर साइंसेस देखते हैं हम। तो ज्योग्राफी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं ना कि इट डिराइव्स इट्स डेटा फ्रॉम ऑल नेचुरल एंड सोशल साइंसेस अटेम्प्ट्स देयर सिंथेसिस, ऑलरेडी समझ चुके हैं हम। तो नेचुरल साइंस लिंक्ड ज्योग्राफी कौन से आपके, जियोलॉजी हो गया, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी इज योर सॉइल साइंस, ठीक है, सॉइल साइंस हो जाती है। देन यू हैव ओशनोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी, मेटेरोलॉजी, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, सोशल साइंसेज में कैसे ज्योग्राफी लिंक्ड है, आपका इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जैसे अभी हिस्ट्री का एग्जांपल दिया कि मतलब कैसे ज्योग्राफिकल रूट्स डिस्कवर होने के बाद क्या हुआ, हमारे ऊपर कॉलोनाइजेशन हुआ। ठीक है, कॉलोनी बने इंडिया आपके ब्रिटेन की, तो क्यों हो पाया, बिकॉज उन्होंने ज्योग्राफिकल रूट डिस्कवर किया। सोशियोलॉजी से होता है, पॉलिटिकल साइंस से होता है, एंथ्रोपोलॉजी से होता है। ठीक है, सब में इसका आपकी छाप देखने को मिलती है। एवरी डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद साइंटिफिक नॉलेज इज लिंक्ड विद ज्योग्राफी एज मेनी ऑफ देयर एलिमेंट्स वेरी ओवर स्पेस। ऑलरेडी हम ये चीज देख चुके हैं कि जितने भी साइंटिफिक डिसिप्लिन है, जिसकी साइंटिफिक नॉलेज क्या है आपकी ज्योग्राफी से लिंक्ड है, बिकॉज उनके जो एलिमेंट्स हैं वो ओवर स्पेस एंड टाइम क्या करते हैं, ओवर स्पेस आपके वेरी करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे सेक्शन नंबर 6 की तरफ, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी की तरफ। ठीक है, अब देखो इसमें दो अप्रोचेस हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी को पढ़ने की। अब आप कोई भी चीज करते हो उसको करने के डिफरेंट अप्रोचेस हो जाती हैं। इसी तरह से जब हम ज्योग्राफी की स्टडी की बात करते हैं उसमें हमको दो अप्रोच देखने को मिलती है, जिसमें हमारी पहली हो जाती है आपकी सिस्टमैटिक अप्रोच और दूसरी हो जाती है हमारी रीजनल अप्रोच। इसको स्टार मार्क करके रख लो बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जाम। ठीक है, तो हम आ जाते हैं पहले सिस्टमैटिक अप्रोच के ऊपर। तो सिस्टमैटिक अप्रोच किसने दी थी, इट वाज गिवन बाय योर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। ठीक है, जो कि एक जर्मन ज्योग्राफर थे। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि दोनों दिया किस किस ने, कौन से ज्योग्राफर ने दिया। तो इन्होंने क्या बोला कि इफ अ फिनोमेना इज स्टडीड वर्ल्ड वाइड एज अ होल फर्स्ट, कि आप कोई एक फिनोमेना उठाओगे उसमें आप सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या करोगे, उसको ओवर योर होल अर्थ आप क्या करोगे, पढ़ लोगे एक बार में। देन आप उसके स्पेशियल पैटर्न्स और टाइपोलॉजीज को आइडेंटिफाई करोगे। फॉर एग्जांपल आपको मान लो नेचुरल वेजिटेशन को पढ़ना है तो आप उसको एक ग्लोबल लेवल पे पढ़ोगे, आप एक बहुत बड़े स्केल पे पढ़ोगे। ठीक है, और उसको क्या करोगे, आप क्लासिफाई कर लोगे। फॉर एग्जांपल इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में और मॉनसून फॉरेस्ट में आपने क्या किया, उस एक फिनोमिना को क्लासिफाई कर लिया। इट इज सेम एज योर जनरल ज्योग्राफी जैसा हो जाता है। लेकिन जब आप रीजनल अप्रोच की बात करोगे तो रीजनल अप्रोच जो थी वो किसने दी थी, आपकी कार्ल रिटर ने दी थी। ठीक है, और वो क्या थे, कंटेम्प्रेरी थे आपके अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के। तो उन्होंने बोला कि वर्ल्ड को डिवाइड कर दो आप रीजन्स के अंदर। ठीक है, छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड करो और क्या करो, उन सारे रीजन्स का एक एक करके एज अ होल वहां के ज्योग्राफिकल फिनोमिना को स्टडी कर लो। अब फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या किया, जब हम्बोल्ट बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि पूरे ग्लोब को क्या करो, एक साथ पढ़ो। ठीक है, पूरे ग्लोब में कोई एक फिनोमिना उठाओ और उसको एक साथ पढ़ लो। लेकिन जब अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे, जब आपके कार्ल रिटर आए तो उन्होंने क्या बोला कि कोई एक रीजन उठाओ। फॉर एग्जांपल हमने ये रीजन उठा लिया और उन्होंने बोला कि सिर्फ इस रीजन के सारे फिनोमेना को पढ़ लो। ठीक है, तो यही हो जाती है उनकी रीजनल अप्रोच। ठीक है, तो ऑल ज्योग्राफिकल फिनोमेना इन अ रीजन आर स्टडीड टुगेदर, यही कह रहे थे ये। रीजन्स में भी अब वो नेचुरल रीजन्स भी हो सकते थे, पॉलिटिकल रीजन्स भी हो सकते थे, या कोई डेजिग्नेटेड रीजन भी हो सकता था। ठीक है, तो ये होलिस्टिकली क्या कर रहे थे, होलिस्टिकली सारे फिनोमेना को पढ़ रहे थे, जिसकी वजह से क्या, इसी को, ये किसका एग्जांपल हो गया आपका, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। सिंपल सा है, इतना डिटेल में अगर किसी को नहीं समझ आया तो इतना याद रख लो कि सिस्टमैटिक अप्रोच में कोई एक फिनोमिना उठा के ऑल ओवर द ग्लोब आप उसको पढ़ रहे हो। लेकिन जब रीजनल अप्रोच आती है तो रीजनल अप्रोच में आप क्या करते हो, कोई एक रीजन उठाते हो और उसके के सारे फिनोमिना को एक साथ पढ़ लेते हो। ठीक है, अब चलो आगे। अब फॉर एग्जांपल हम इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं। ये आपका, हालांकि ये कंप्लीटली आपका इसका एग्जांपल नहीं हो गया, लेकिन फॉर एग्जांपल मान लो कि हमको सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, तो आपने क्या किया, इंडिया की सारी नेचुरल वेजिटेशन को एक साथ पढ़ लिया। ठीक है, अब ये देखो इस मैप में आप क्या कर रहे हो, इंडिया की वेजिटेशन को डिवाइड कर दे रहे हो ना, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कहीं ना कहीं आपका सिस्टमैटिक अप्रोच का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, सिस्टमैटिक अप्रोच का। लेकिन जब आप रीजनल अप्रोच की बात कर रहे हो तो क्या हुआ,
इसमें आप कोई एक रीजन उठाओगे, उसके क्या करोगे, फिजिकल फीचर्स भी पढ़ लोगे, उसके क्लाइमेट को भी पढ़ लोगे, वहां की इकोनॉमी को भी पढ़ लोगे, वहां के कल्चर को भी पढ़ लोगे, उसकी पॉपुलेशन को भी पढ़ लोगे, ठीक है। एक साथ आप क्या कर रहे हो, सब चीजों को पढ़ ले रहे हो। और वो रीजन्स कैसे हो सकते थे, आपके नेचुरल भी हो सकते थे, पॉलिटिकल भी हो सकते थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स भी हो सकते थे, ठीक है। कोर डिफरेंस समझ में आ गया दोनों का। देन वी कम टू डुअलिज्म इन ज्योग्राफी, जो कि क्या है, द्वैतवाद जिसको बोला जाता है। तो डुअलिज्म इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ज्योग्राफी। डुअलिज्म क्या हो जाता है, ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेन कैरेक्टरिस्टिक है, और जो क्या है आपका बिगिनिंग से इंट्रोड्यूस्ड है। तो अर्लियर स्कॉलर्स जो थे, दे एम्फसाइज्ड ऑन फिजिकल ज्योग्राफी, उन्होंने किस पे ऊपर एम्फेसिस डाला, फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि आप फिजिकल एनवायरनमेंट को पढ़ो। लेकिन जो लेटर स्कॉलर्स है, उन्होंने क्या किया, ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर अपना एम्फेसिस डाला। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर क्या उन्होंने बोला कि एम्फेसिस ऑन ह्यूमन एक्टिविटी डालो और कल्चरल डेवलपमेंट डालो। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, डुअलिज्म देख रहे हो, कि मतलब कुछ स्कॉलर्स तो बोल रहे हैं कि आप फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ो, लेकिन कुछ क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ो। दैट इज योर डुअलिज्म, ठीक है, द्वैतवाद बोला जाता है इसको। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन ये है कि ह्यूमन बीइंग्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेचर बोला जाता है ह्यूमन बीइंग्स को। तो ह्यूमन हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड थ्रू कल्चरल डेवलपमेंट। ह्यूमन ने क्या किया, अपने एनवायरनमेंट में डेवलपमेंट किया ना, क्योंकि उसने क्या किया, कल्चरल डेवलपमेंट किया ह्यूमन का। दस ह्यूमन ज्योग्राफी डेवलप्ड एज अ सेपरेट ब्रांच, इसीलिए क्या हुआ, ह्यूमन ज्योग्राफी एक सेपरेट ब्रांच बन गई, जिसकी वजह से अब हम क्या देखते हैं कि अब ज्योग्राफी क्या है, इसकी दो मेन ब्रांचेस है, विद बायोज्योग्राफी एज द इंटरफेस, ठीक है। तो एक थर्ड ब्रांच भी हो जाती है बायोज्योग्राफी, दैट इज योर इंटरफेस, ठीक है। उसके बारे में भी हम एक एक करके अब पढ़ेंगे। तो मेजर ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी क्या हो गई, सिस्टमैटिक अप्रोच के बेसिस पे, आपका फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, देन ह्यूमन ज्योग्राफी हो गई, एंड देन योर बायोज्योग्राफी हो गई। तो फिजिकल ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ोगे, आप नेचुरल फीचर्स को पढ़ोगे। जो आप ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ोगे, तो क्या पढ़ोगे, उसके अंदर आप ह्यूमन एक्टिविटीज को पढ़ोगे, ठीक है। और बायोज्योग्राफी जो कि आप इंटरफेस ब्रांच है, उसके अंदर आप ब्रिज बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी करोगे, कि मतलब आप दोनों को पढ़ रहे हो एक साथ, ठीक है। चलो अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो सिस्टमैटिक अप्रोच पे समझ गए ना कौन कौन सी ब्रांचेस आ गई, आपकी फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी हो गई, और इसका एक इंटरफेस हो गया, जो कि क्या इंटरफेस है आपका, बायोज्योग्राफी, ठीक है। दोनों से ये जुड़ा हुआ है बायोज्योग्राफी। अब इसके अंदर हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखो फिजिकल ज्योग्राफी के आप पार्ट्स देखो कौन कौन सा हो गया, जियोमॉर्फोलॉजी होगा, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, हाइड्रोलॉजी एंड योर सॉइल ज्योग्राफी। इसके अलावा जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी में आते हो, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या है आपका, सोशल कल्चरल, देन यू हैव हिस्टोरिकल, देन पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, इकोनॉमिक, ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इसके अलावा इसके सब पार्ट्स भी हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके अब पढ़ते हैं। तो देखो फिजिकल ज्योग्राफी की सब ब्रांच पे हम आ जाते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी की पहली सब ब्रांच आ जाती है जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरी आ जाती है आपकी क्लाइमेटोलॉजी, तीसरी आ जाती है सॉइल ज्योग्राफी, एंड देन यू हैव हाइड्रोलॉजी, ठीक है। तो अब इसको एक एक करके पढ़ो। तो जियोमॉर्फोलॉजी इज योर डिवोटेड टू स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म। इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, लैंड फॉर्म्स। इसके अलावा उनके इवोल्यूशन और उनके रिलेटेड प्रोसेस के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। इसके अंदर आप माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, इन सब के बारे में पढ़ोगे। इसके अलावा ये कैसे बने, ठीक है, और ये कैसे चेंज हुए, इसके रिलेटेड प्रोसेसेस, इनके चेंज होने के पीछे क्या रीजन है, इरोजन हो सकता है, वेदरिंग हो सकती है, डिपोजिशन हो सकता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी हो सकती है। इसके अलावा इसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ोगे आप। इसका सेकंड क्या आ जाता है, सेकंड सब ब्रांच आ जाती है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी इनकम्पासेस द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ोगे, एलिमेंट्स ऑफ वेदर को पढ़ोगे, एंड क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक टाइप्स एंड रीजन की, मतलब डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट क्लाइमेटिक टाइप्स जो पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ोगे। इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आ गए, आपका टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, विंड्स हो गई, प्रेसिपिटेशन हो गया, ठीक है। ये सारे इसके आपके सब ब्रांचेस आ जाती है। इसके अलावा आप क्लाइमेटिक टाइप को पढ़ोगे, ठीक है, और क्लाइमेटिक रीजन को पढ़ोगे। इसका इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, बिकॉज जब आप इन सब चीजों को पढ़ोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि डिफरेंट रीजन्स में जो डिफरेंट हाउसेस के टाइप्स देखने को मिलते हैं वो क्यों है, ठीक है। इसके अलावा क्लोथिंग में जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो क्यों है। जब हमने लेक्चर शुरू किया था उसी में बात करी थी ना हमने कि ये टी शर्ट मैंने क्यों पहनी हुई है गर्मी में, बिकॉज आपने जब क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ा, आपने क्लाइमेट के बारे में समझा, तो आपको समझ आया कि नॉर्थ इंडिया में इस टाइम पे गर्मी होती है, इसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, अपने आउटफिट को चेंज कर ले रहे हो। फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। थर्ड आपकी क्या आ जाती है ब्रांच, हाइड्रोलॉजी आ जाती है। हाइड्रोलॉजी सबको पता है ना, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बचपन से पढ़ते आ रहे हो।
हाइड्रोलॉजी स्टडीज द रेल्म ऑफ वाटर ओवर सरफेस ऑफ अर्थ। इसके अंदर आप बेसिकली जितना भी हमारा वाटर कवर है उसके बारे में पढ़ोगे, जिसके अंदर आपका ओशंस, रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर, एक्विफर सब कुछ आ जाता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ वाटर ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन के बारे में पढ़ोगे, और ओशन एज द स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, जिसके अंदर कौन से रिसोर्सेज आ गया, आपका फिश हो गया, सी फूड हो गया, और मिनरल रिसोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव सॉइल ज्योग्राफी। सॉइल ज्योग्राफी के अंदर आप क्या पढ़ोगे, इट इज डिवोटेड टू स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कि मतलब सॉइल कैसे बनी, ठीक है, और ये किस किस मतलब जो सॉइल बनी है, जो सॉइल टाइप है एक स्पेसिफिक रीजन में, उसके पीछे क्या क्या रीजन है। तो उसकी पेरेंट रॉक हो सकती है, ठीक है, और वहां का उस रीजन का क्लाइमेट हो सकता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी और टाइम भी उस सॉइल को अफेक्ट करेगा, ठीक है। ठीक है, तो टाइम प्रोवाइड्स मेच्योरिटी टू सॉइल एंड हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सॉइल प्रोफाइल। सॉइल्स क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, दे इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर एंड मेनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब हमने एग्जांपल दिया था कि डिफरेंट जो क्रॉपिंग पैटर्न्स है उसमें सॉइल टाइप कैसे अफेक्ट करती है, तो ये भी इसका एक रीजन हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव ह्यूमन ज्योग्राफी, और उसकी सब ब्रांचेस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में सबसे पहला आ जाता है हमारा सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी। तो सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी इनकम्पासेस द स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, सोसाइटी के बारे में पढ़ोगे, एंड इट्स स्पेशियल डायनामिक्स के बारे में पढ़ोगे, एज वेल एज कल्चरल एलिमेंट कंट्रीब्यूटेड बाय द सोसाइटी। इसके अलावा आप इसके कल्चरल फैक्टर्स को भी पढ़ोगे, ठीक है। फोकस किस पे रहेगा हमारा, हाउ सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड, कि मतलब सोसाइटी कैसे ओवर स्पेस ऑर्गेनाइज्ड है, वहां के स्पेशियल डायनामिक्स क्या है, वहां की ह्यूमन लाइफ कैसी है, ठीक है, वहां की जो सेटलमेंट पैटर्न है, वहां का सोशल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है। इसके अलावा कल्चरल एलिमेंट्स पढ़ोगे कि उस वाली सोसाइटी का लैंग्वेज कैसा है, वहां के लोग कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, उनके कस्टम्स कैसे हैं, उनके ट्रेडिशंस कैसे हैं। इसके अलावा उनका स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ोगे आप। स्टडीज हाउ कल्चर शेप्स एंड इज शेप्ड बाय ज्योग्राफी, कि मतलब कैसे ज्योग्राफी से उस रीजन का कल्चर शेप हुआ, ठीक है, इसके बारे में भी आप पढ़ोगे। देन यू हैव पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी सिंपल सी बात है, आप इसके अंदर क्या पढ़ोगे, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ोगे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी पढ़ोगे, सेक्स रेशियो पढ़ोगे, ठीक है, माइग्रेशन पैटर्न, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, की मतलब उस रीजन के जो वो पॉपुलेशन है वहां के लोग कैसा, वो लोग कौन सा ऑक्यूपेशन फॉलो कर रहे हैं, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को पढ़ते हो आप। सेटलमेंट ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ते हो, स्टडीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल सेटलमेंट, ठीक है, और इसके अलावा अर्बन सेटलमेंट की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे आप, हायरार्कीज को पढ़ोगे और सेटलमेंट पैटर्न्स को पढ़ोगे, ठीक है। समझ के ये सारी चीजें आप हमारे सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हो। देन कम्स इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ पीपल इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, कि मतलब उस स्पेसिफिक रीजन में, मान लो ये ए नाम का रीजन है, ए नाम के रीजन के लोगों की इकोनॉमिक, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं वो लोग, ठीक है, और उनका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। इसके अलावा इंडस्ट्री कैसी है, टूरिज्म, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, उस रीजन का इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज कैसी प्रोवाइड हो रही है, उन सब के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। स्पेशल पैटर्न ऑफ फार्मिंग, क्रॉप टाइप एंड फूड प्रोडक्शन। इसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ोगे, इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में पढ़ोगे, समझ गए। और टूरिज्म के बारे में पढ़ोगे आप, कि मतलब उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड देयर ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट को पढ़ोगे, और इसमें फोकस किस पे रहेगा, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, कि मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज का स्पेशल रिलेशनशिप को पढ़ोगे आप। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, ये सारे डिटेल क्यों समझा रहा हूं मैं, ताकि आपको इसके ज्यादा डेप्थ में भी समझ आए। इतना ज्यादा डीप में आपको घुसने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक ज्योग्राफी को इतना समझोगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, उस रीजन में रहने वाले इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या फॉलो कर रहे हैं लोग, हो गया आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। देन आ जाता है हमारा हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी क्या है, इट स्टडीज हिस्टोरिकल प्रोसेसेस थ्रू विच स्पेस गेट्स ऑर्गेनाइज्ड, कि मतलब वो क्या हिस्टोरिकल प्रोसेसेस थी जिसकी वजह से वो जो स्पेस है वो अभी अपने प्रेजेंट सिचुएशन में जैसा है, उसके पीछे क्या रीजंस रहे होंगे, कि मतलब हर रीजन की कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस रहा होगा ना बिफोर अटेनिंग इट्स प्रेजेंट डे स्टेटस। तो उसके अंदर आप ये सारी चीजें पढ़ोगे कि वो क्या रीजंस थे, ठीक है। ज्योग्राफिकल फीचर्स एक्सपीरियंस टेम्पोरल चेंजेस। तो टाइम के साथ क्या होगा, ज्योग्राफिकल फीचर्स भी बदलते हैं। एक टाइम पे क्या था, अरावलीज वर वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, लेकिन क्या हुआ, टाइम के साथ वो अब क्या आ गए, बहुत छोटे हो गए, ऑलमोस्ट खत्म होते जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि ज्योग्राफिकल फीचर भी टाइम के साथ चेंज हुआ है, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ
places reach their present form through historical events and converts time into spatial understanding। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी के ऊपर। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम देखते हैं लुक्स एट स्पेस फ्रॉम द एंगल ऑफ पॉलिटिकल इवेंट। तो हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे कि हम देखेंगे स्टडीज बाउंड्रीज एंड स्पेस रिलेशनशिप बिटवीन नेबर पॉलिटिकल यूनिट्स, कि मतलब जो नेबरिंग पॉलिटिकल यूनिट्स है उनके बीच में बाउंड्रीज कैसी हैं, उनके बीच में स्पेस रिलेशनशिप्स कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुए, बने। ठीक है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता है। इसके अलावा इलेक्शन सिनेरियोज, इलेक्शन ट्रेंड्स को पढ़ोगे आप, पॉपुलेशन बिहेवियर पढ़ोगे आप, पॉलिटिकल बिहेवियर पढ़ोगे आप पॉपुलेशन का। ठीक है, इससे क्या होगा, इट हेल्प्स यू टू डेवलप द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस ऑफ स्पेस। इसकी मदद से आप क्या कर पाओगे, जब आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप पढ़ पाओगे कि इन अ स्पेस, इन अ पर्टिकुलर रीजन, मान लो पर्टिकुलर रीजन है ए, पर्टिकुलर रीजन ए है, वहां के लोगों का पॉलिटिकल माइंडसेट कैसा है। ठीक है, माइंडसेट कैसा है, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप इलेक्शंस वगैरह देखोगे तो इलेक्शंस में आप देखते हो कि डिफरेंट रीजन्स में जब सेम पार्टी होगी वो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि डिफरेंट रीजन्स के जो डिमांड्स होती है, जो लोगों का सोचने का तरीका होता है वो अलग हो जाता है, उनका जो पॉलिटिकल बिहेवियर होता है वो भी अलग हो जाता है। इस वजह से आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर बायो ज्योग्राफी, जो कि क्या है, इंटरफेस ब्रांच है ह्यूमन और फिजिकल ज्योग्राफी की। इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे, आप प्लांट ज्योग्राफी को पढ़ोगे, जू ज्योग्राफी को पढ़ोगे, फिर इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को भी पढ़ोगे। ठीक है, चलो अब इसको पढ़ते हैं हम। तो बायोज्योग्राफी डेवलप्ड एज इंटरफेस बिटवीन योर फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके अंदर आपकी 4 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं। सबसे पहली क्या हो जाती है, प्लांट ज्योग्राफी, जिसके अंदर आप इट स्टडी स्पेशियल पैटर्न ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन हैबिटेट्स, कि मतलब आप डिफरेंट हैबिटेट्स में वहां का जो नेचुरल वेजिटेशन है उसके बारे में पढ़ते हो। फिर जू ज्योग्राफी आ जाती है। जू ज्योग्राफी में आप क्या करोगे, वी स्टडी स्पेशियल पैटर्न एंड ज्योग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल एंड देयर हैबिटेट, कि मतलब आप डिफरेंट रीजन्स में रहने वाले एनिमल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, और ओवर द स्पेस वो कैसे डिफरेंट एनिमल्स आपके पाए जाते हैं। देन यू कम टू इकोलॉजी या इकोसिस्टम। तो इसके अंदर आप क्या पढ़ते हो, वी स्टडी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हैबिटेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीसीज, कि मतलब जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आपके डिफरेंट स्पीसीज की पाई जाती है उसको पढ़ोगे, फूड चेन्स को पढ़ोगे और इकोलॉजिकल पैरामीटर्स को पढ़ोगे। फिर इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में आप क्या करते हो, इट कंसर्न्स ओवर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, कि मतलब जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके प्रेजेंट डे सिनेरियो में उनको पढ़ोगे, लैंड डिग्रेडेशन को पढ़ोगे, पोल्यूशन को पढ़ोगे और कंजर्वेशन को, कि जो आपका स्पीसीज, डिफरेंट इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको कैसे आप कंजर्व करोगे और इन्वायरमेंट को कैसे बचाओगे, ये सब आप इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हो। तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी एक न्यू और वाइटल ब्रांच है। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी क्यों वाइटल ब्रांच है, बिकॉज इट डील्स विद इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, क्योंकि लास्ट 100-200 ईयर्स में आप देखते हो कि कैसे नए इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अराइज हुए, क्योंकि ह्यूमंस ने क्या किया, इतना ज्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, लैंड डिग्रेड हो गया, पॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और इससे क्या हुआ, इट अरोज द नीड फॉर कंजर्वेशन। तो क्या हुआ, एक्सेलरेटेड पेस ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसकी वजह से क्या हुआ, जो आपका इन्वायरमेंट था बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गया और उससे क्या प्रॉब्लम्स है, इकोलॉजिकल इंबैलेंस हुआ, पॉल्यूशन हुआ, ठीक है, लैंड डिग्रेड हुआ, रिसोर्स डिप्लीशन हो गया। फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स यू रिसोर्सेज, लेकिन ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, उसको इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया जिसकी वजह से इकोलॉजिकल इंबैलेंस देखने को मिला। ठीक है, इन सब वजहों से आपको इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, नाउ वी कम टू सेक्शंस ऑफ ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी जो रीजनल अप्रोच के अंडर हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपकी रीजनल स्टडीज आ जाती है, रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस एंड रीजनल प्लानिंग, जिसके अंदर डिफरेंट आपके सब ब्रांचेस भी आ जाती है। तो रीजनल स्टडीज या एरिया स्टडीज में हमारे 3 पार्ट आ जाते हैं, जिसके अंदर आपका क्या है, पहला मैक्रो, देन यू हैव मीजो, देन यू हैव माइक्रो। तो मैक्रो रीजनल स्टडीज में आप एक टाइम पे बहुत बड़े बड़े रीजन्स के बारे में पढ़ोगे, सिंपल है। मीजो में क्या पढ़ोगे, जैसे आप कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ोगे, कंट्रीज के बारे में पढ़ोगे। देन कम टू योर मीजो, जिसके अंदर आपके इंटरमीडिएट रीजन्स आ जाते हैं, जैसे स्टेट्स हो गया, रिवर बेसिन्स हो गया। और फिर माइक्रो रीजन्स में क्या आ गए, आपके छोटे एरिया के बारे में पढ़ोगे आप, जैसे आपके छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, टाउन्स हो गए, ठीक है, इनके बारे में पढ़ोगे। आगे चलो, इसमें
फिर आ जाता है आपका रीजनल प्लानिंग, जिसके दो एस्पेक्ट्स हो जाते हैं, कंट्री रीजनल प्लानिंग और टाउन रीजनल प्लानिंग, टाउन या अर्बन रीजनल प्लानिंग, ठीक है। देन कम्स योर रीजनल डेवलपमेंट, जिसमें आप किसी भी स्पेसिफिक रीजन के जो कंडीशंस है उसको इंप्रूव करने के बारे में पढ़ते हो। देन कम्स योर रीजनल एनालिसिस, कि मतलब आप रीजनल पैटर्न्स का एनालिटिकल स्टडी करोगे, ठीक है। आगे चलो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी द गोल ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। तो रीजनल ज्योग्राफी किसी भी रीजन के जो सारे फिनोमिना है उनको होलिस्टिकली पढ़ता है, एक साथ पढ़ता है, ठीक है। जो आप किस में देख रहे थे, रीजनल अप्रोच में देख रहे थे ना, कार्ल रिटर की। इसका क्या गोल होता है, फाइंड यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि डिफरेंट फिजिकल, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक एलिमेंट्स इंटरैक्ट इन ए रीजन, मतलब किसी एक रीजन के जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, वहां के ह्यूमन एलिमेंट्स हो गए और वहां के इकोनॉमिक एलिमेंट्स हो गए, वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। ऐसा नहीं कि वो इंडिपेंडेंट है, वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। इसकी वजह से उनको एक साथ पढ़ना जरूरी हो जाता है। टुगेदर दे फॉर्म एन इंटीग्रेटेड रीजनल सिस्टम डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस के होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, एक इंटीग्रेटेड रीजनल सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ रिवर बेसिन रीजन हैज डिफरेंट सॉइल्स, क्लाइमेट्स, वेजिटेशन, बट दे आर इंटरकनेक्टेड। कि एक आप रिवर बेसिन रीजन की बात करोगे तो वहां क्या करेगी, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल देखने को मिलेगी, वहां डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, डिफरेंट वेजिटेशन होगा, लेकिन वो क्या होगा, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। दिस होलिस्टिक व्यू डिस्टिंग्विशेस ज्योग्राफी फ्रॉम अदर डिसिप्लिन दैट स्टडी इंडिविजुअल एलिमेंट। इस वजह से क्या हो जाता है, ज्योग्राफी अदर डिसिप्लिन से अलग हो जाता है, क्योंकि अदर डिसिप्लिन क्या करते हैं, वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ रहे हो, सबको एक साथ पढ़ रहे हो। तो ज्योग्राफी इंटीग्रेट्स देम, प्रोवाइडिंग देम अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द रीजन। तो ज्योग्राफी क्या करेगा, सबको जोड़ देगा, जिसकी वजह से आपको क्या करेगा, आप उस रीजन की कंप्लीट पिक्चर को समझ पाओगे, ठीक है। तो कॉमन एस्पेक्ट्स इन ज्योग्राफिकल स्टडीज क्या है, फिलॉसफी हो गई आपकी, और मेथड्स एंड टेक्निक्स हो गई। द ज्योग्राफिकल थॉट, लैंड ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन इकोलॉजी, ये सब क्या है, कॉमन एस्पेक्ट्स है सारे ज्योग्राफिक स्टडी में। और मेथड्स और टेक्निक्स कौन सी कॉमन हो जाती है, कार्टोग्राफी हो गई, ठीक है, क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हो गई, ये सब आप क्या कर रहे हो, सारी ज्योग्राफिक स्टडीज में इन सारी चीजों का आप यूज करते हो। फील्ड सर्वे मेथड्स का आप सारे ज्योग्राफिक स्टडी में करते हो यूज। जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस वगैरह का आप सभी ज्योग्राफिकल स्टडी में इस्तेमाल करते हो, ठीक है। देन वी कम टू इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें आपके 4 स्फीयर्स आ जाते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर क्या है, लैंड फॉर्म्स, ड्रेनेज, रिलीफ एंड फिजियोग्राफी से रिलेटेड हो जाता है, जिसमें आप प्लेन्स के ऊपर आप क्या करोगे, एग्रीकल्चर करोगे, प्लेटोज में आपको फॉरेस्ट और मिनरल्स मिलते हैं, माउंटेन्स में पैस्चर्स होंगे, फॉरेस्ट होंगे, टूरिस्ट स्पॉट डेवलप होंगे माउंटेन्स में, और रिवर का सोर्सेज भी होते हैं माउंटेन। देन यू कम टू एटमॉस्फेयर, सेकंड अर्थ का स्फीयर हो जाता है, जिसमें आप स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को पढ़ोगे, जिसके क्या एलिमेंट हो गए, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, विंड्स, प्रेसिपिटेशन, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। क्लाइमेटिक टाइप्स एंड रीजन्स के बारे में पढ़ोगे। फिर आप क्या पढ़ोगे, क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस आप पढ़ोगे, कि क्लाइमेट कैसे आपके हाउसिंग को, आपकी क्लोथिंग को, फूड, क्रॉपिंग पैटर्न सबको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर हाइड्रोस्फीयर के अंदर क्या पढ़ोगे, सारी वाटर बॉडीज को पढ़ोगे। और बायोस्फीयर के अंदर आप क्या पढ़ोगे, लाइफ फॉर्म्स को पढ़ोगे, कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ोगे। फूड चेन, इकोलॉजिकल पैरामीटर, इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में, ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। ये सारी सिंपल सिंपल चीजें, इसको आप जब नोट्स मिलेंगे तो एक बार डिटेल में पढ़ लेना। आई एम प्रेटी श्योर अब तक आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज फिजिकल ज्योग्राफी इज इमर्जिंग एज अ डिसिप्लिन ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्स। की मतलब अब ये क्या हो गया, ये ऐसा डिसिप्लिन के रूप में उभरता चला जा रहा है, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, इवैल्यूएट करते हो और मैनेज करते हो नेचुरल रिसोर्सेज को। इंपॉर्टेंस क्यों है ह्यूमन बीइंग्स का, बिकॉज क्यों हो जाता है ह्यूमन बीइंग्स के लिए इंपॉर्टेंट, बिकॉज लैंडफॉर्म प्रोवाइड द बेस ऑन विच ह्यूमन एक्टिविटी आर लोकेटेड। तो जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी आप वहां कहां पे करते हो, लैंडफॉर्म्स के ऊपर करते हो। जो क्लाइमेट है वो आपकी सारी एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करता है। वाटर बॉडी स्टोर हाउस है रिसोर्सेज का, जो कि लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंसेंशियल हो जाती है। लेकिन इसमें क्रिटिकल चैलेंज क्या है कि एक्सेलरेटेड रिसोर्स यूटिलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, आपका इकोलॉजिकल इंबैलेंस आया। तो इसमें सॉल्यूशंस क्या हो जाता है कि आप जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, और क्या करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो। ऐसा डेवलपमेंट करो कि आपकी फ्यूचर जो जनरेशन है उसके लिए भी आपके सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो पाए। तो चलो अब हम आ जाते हैं
की टर्म्स और क्विक रिवीजन के ऊपर। ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। अब हम इस बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो एरियल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? एरियल डिफरेंशिएशन मींस कि स्टडी ऑफ ऑल फिनोमेना दैट वेरी अक्रॉस स्पेस। कि मतलब अक्रॉस स्पेस क्या है? आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है डिफरेंट फिनोमेना में, तो आप वो पढ़ोगे। स्पेशियल सिंथेसिस क्या होता है? स्पेशियल सिंथेसिस इज योर ज्योग्राफिकल अप्रोच, जिसके अंदर आप क्या करोगे? स्पेशियल फिनोमेना को एक पिक्चर में मतलब एक साथ इंटीग्रेट करके पढ़ोगे। देन यू हैव टेम्पोरल सिंथेसिस। टेम्पोरल सिंथेसिस में क्या है? हिस्टोरिकल अप्रोच हमने देखी थी कि कैसे फिनोमेना जो है अक्रॉस टाइम वो डिफरेंशिएट हुआ। होलिस्टिक अप्रोच का क्या मतलब हुआ? होलिस्टिक मतलब आप सारे रिलेटेड फिनोमेना को क्या करोगे? एक साथ पढ़ोगे, ना कि उसको अलग अलग पढ़ोगे। ह्यूमनाइज नेचर, नेचुरलाइज्ड ह्यूमन समझ गए थे ना? ह्यूमनाइज नेचर का क्या मतलब हुआ? कि नेचर से ह्यूमन की लाइफ शेप हो गई। फिर नेचुरलाइज्ड ह्यूमन का क्या मतलब हुआ? ह्यूमनाइज नेचर का चेंज हो गया। देखो, ह्यूमनाइज नेचर का क्या मतलब हुआ? कि जो नेचर है वो ह्यूमन की वजह से क्या हुआ? चेंज हो गया। लेकिन नेचुरलाइज्ड ह्यूमन का क्या मतलब हुआ? कि ह्यूमंस जो है वो उसकी लाइफ नेचर की वजह से चेंज हो गई। देन यू कम टू पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस इज सिंपली योर पीडो एंड देन योर जेनेसिस। जेनेसिस का क्या मतलब होता है? किसी चीज का बनना। तो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस को बोला जाएगा। सिस्टमैटिक रीजनल अप्रोच समझ गए क्या होता है? और हमारा फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या था? जियो इन्फॉर्मेटिक्स इज सिंपली और मॉडर्न टेक्निक्स, जिसके अंदर आपका जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग वगैरह सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, तो देखो की स्कॉलर्स वगैरह हम देख लिए थे ना। कौन से थे? इराटोस्थेनीज थे जिन्होंने ज्योग्राफी के टर्म को कॉइन किया था। फिर हमबोल्ट आए। हमबोल्ट ने क्या किया? सिस्टमैटिक अप्रोच दी। फिर कार्ल रिटर ने क्या किया? कार्ल रिटर ने आपका रीजनल अप्रोच दी। रिचर्ड हार्टशॉन और हेटनर की दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी हमारे पास। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर होता है मेरे एंड से यहीं पे खत्म। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा आपका कंटेंट हैवी चैप्टर था। मैंने बहुत इजी वे में आपको इसको समझाया है। हो सकता है किसी को लंबा लगे, लेकिन आप बस इस पीपीटी को अच्छे से पढ़ लेना, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर इतना डेप्थ में आपको ये वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो मेरे एंड से ये चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। ऑल द बेस्ट आपको। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और किसी का अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। दैट्स ऑल। ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।